हेलो डियर स्टूडेंट्स। जैसे हमने आपसे वादा करा था कि हम आपके लिए प्रीलिम्स 2026 में बहुत मदद करने वाले हैं, तो बहुत सारे कोर्सेज हमारे लॉन्च है। उनमें से एक कोर्स हम यहाँ पर आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर रहे हैं, दैट इज़ मॉडर्न हिस्ट्री का कोर्स। ये कोर्स हम आपको 15 दिन का फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर रहे हैं। जो हमारा पेड कोर्स होता है उसके अंदर से 15 क्लासेज जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्लासेज हैं मॉडर्न हिस्ट्री की, वो हम आपको दे रहे हैं और दिस इज़ कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट टू यू। तो आप इसको देख सकते हैं और इन्जॉय कर सकते हैं इन क्लासेस को। तो कल के लेक्चर के अंदर हमने पढ़ा था कि सिपाही रिवोल्ट जो है 1857 की म्यूटिनी जिसको अपन बोलते हैं और रिवोल्ट ऑफ 1857, उसके अंदर किस तरह से कौन कौन जो था वो पार्टिसिपेट कर रहा था, राइट। तो मैं अगर आपसे पूछूं बरेली से कौन पार्टिसिपेट कर रहा था, जल्दी जल्दी आंसर देते जाओ। बरेली से सभी बच्चे, बरेली से कौन पार्टिसिपेट कर रहा, बस फर्स्ट इनिशियल्स लिख दो उसके, राइट। ठीक है, कानपुर से कौन कर रहा था, कानपुर नाना, राइट। और झांसी का तो पता ही है आपको। बिहार से कौन कर रहा था, बिहार बिहार हार, ठीक है। लखनऊ से ठीक है, ठीक है। और अपन कहें अपना अवध से, ठीक। तो देखो अवध, लखनऊ, रोहिलाखंड, फैजाबाद, ये सब एरिया एक ही है, उनमें से अलग अलग पॉकेट में से अलग अलग लोग लड़ रहे थे, राइट। ठीक है, तो जैसे हम गए पूरा लखनऊ अगर हम देखें तो बेगम हजरत महल, अवध रोहिलाखंड वाला एरिया, ठीक है, ये सब क्या है, फैजाबाद वाला एरिया मौलवी साहब लड़ रहे थे, अहमदुल्ला, और इस तरह से। तो ऐसे अपन ने देखा कि बहुत सारे जो है पार्टिसिपेंट्स यहाँ पर आ गए हैं, ये सारे हमारे फाइट करेंगे अभी आगे चलकर, ठीक है। बट बिफोर दैट we should understand why did the Sipais revolt or what are the cause of the 1857 revolt. 1857 revolt की क्या-क्या cause है ये अपन को understand करना होगा, right? So let's understand this. First और foremost जो आपको सबको पता है वो ये है कि एक राइफल यूज करने लग गए थे, that is known as what? Enfield rifle. ठीक है, एनफील्ड राइफल का एनफील्ड नाम इसलिए पड़ा क्योंकि एनफील्ड एक जगह है, राइट, नियर लंदन, वहां पर ये बनती थी, ब्रिटिश ऑर्डिनेंस फैक्ट्री है यहाँ पे एनफील्ड। तो पहले जो राइफल यूज हुआ करती थी वो ये वाली हुआ करती थी, ब्राउन बेस स्मूथ बोर फ्लिंट लॉक मस्केट, राइट, ये वाली राइफल यूज हुआ करती थी। इस राइफल को रिप्लेस करा गया और रिप्लेस करने के बाद इस राइफल को यूज करा गया, एनफील्ड राइफल को, इन इंडिया, ठीक है, कंपनी आर्मी इन इंडिया। और ये सिर्फ ट्रायल्स के लिए दिया गया था कि भाई देखे ये कितनी अच्छी राइफल है। और फ्लिंट लॉक मॉडल जो है था, ठीक है, फ्लिंट लॉक मॉडल के अंदर क्या था, इतना एक्यूरेसी नहीं थी, निशाना कहाँ लगाते थे, लगता कहाँ था, राइट। इसके अंदर थोड़ी एक्यूरेसी ज्यादा है, ठीक है, बिकॉज इसके अंदर क्या है, इसके अंदर एक तरह से राइफलिंग बहुत अच्छी करी गई है, मतलब इसको जो बनाया गया है, राइफलिंग करी गई है वो बहुत अच्छे से बनाया गया है जिससे कि निशाना जो है परफेक्ट रहे, राइट। तो देखो राइफलिंग ऑन द इनसाइड द बैरल, ठीक है, मेड द शॉट मोर एक्यूरेट एंड गिव द वेपन ए ग्रेटर रेंज, राइट, दूर तक भी जाती थी। पहली वाली तो बहुत पास तक ही कर पाते थे, अगर कोई दूर से आ रहा है तो उसको नहीं कर पाते थे। तो इसके लिए इस तरह से कंपनी के अंदर ओवरऑल सेंट्रलाइज्ड वे के अंदर चेंज हुआ था ये, राइट, कि एनफील्ड राइफल को यूज करेंगे इंस्टेड ऑफ फ्लिंट लॉक राइफल, ठीक है, फ्लिंट लॉक राइफल को यूज करने की बजाय एनफील्ड राइफल को यूज करा जाएगा, ठीक है, दूर तक भी जाएगी बस। अब इसको कैसे यूज करते थे, देखो ये इसका स्ट्रक्चर है, ग्रीस्ड कार्टेज। अब ये देखो यहाँ पर क्या है, ये बुलेट है। कार्ट्रिज क्या होता है, वो ग्रीस क्या होता है, ग्रीस मतलब जो कि एक तरह से मूवमेंट को स्मूथ कर देगा, राइट। अच्छा, ग्रीस जो होता था ना इस बुलेट के ऊपर होता था, ठीक है, ये बुलेट के ऊपर होता था, यहां पर नहीं होता था। जैसे आमतौर पे आपको पता है कि भाई मुंह से फाड़ते थे तो ग्रीस मुंह पे लग जाता था, नहीं, इस जगह जहां से फाड़ते थे ना वहां से कहीं पर भी ग्रीस नहीं होता। अच्छा, ये एक पेपर केस है पूरा का पूरा, एक पेपर के अंदर, इसके अंदर है, इसमें पाउडर है, पहले पाउडर डालेंगे, राइट, फिर क्या करेंगे, बुलेट डालेंगे और फिर बुलेट को इस तरह से यहां पर आप देखोगे इससे बुलेट को एडजस्ट करेंगे, इसको एडजस्ट करेंगे, राइट, फिर बुलेट डालेंगे और फिर अपन एक तरह से क्या होता है कि फिर शॉट करते हैं फायर, राइट। तो यहां पर देखो ये जो आप मुंह से फाड़ रहे हैं ना, ठीक है, दैट इज नॉट, यहां पर कोई ग्रीस नहीं लगा हुआ, ग्रीस लगा हुआ है बुलेट के ऊपर, एक ग्रीस पेपर होता है उस पर लगा हुआ है, ठीक है, पर जब बुलेट को निकाल रहे हैं तो आपका हाथ यूज हो रहा है, ठीक है। और यहां पर आपको पता है ये ग्रीस जो होती है, ऐसा बोला गया कि ग्रीस जो है काउ फैट और पिग फैट से बनाई गई है ना, काउ फैट और पिग फैट, बिकॉज फैट जो होता है दैट इज वेरी बहुत चिकना होता है ना, तो उसके अंदर ग्रीस लगा है, एक तरह से ग्रीस जो यूज करा गया है काउ फैट और पिग फैट से यूज करा गया है, ठीक है। स्टार्टिंग में ऐसा लगता था कि ये रूमर्स है, राइट, बाद में पता चला कि नहीं नहीं, ये एक तरह से क्या है, एक तरह से फैक्ट है कि काउ फैट और पिग फैट यहाँ पर यूज करा गया, ठीक है। अब देखो काउ इज वेरी होली, होली टू द हिंदूज, राइट। तो हिंदूज कहेंगे कि भाई काउ तो हिंदूज की माता की तरह होती है, ठीक है, ये हमारी मदर की तरह, तो उसके फैट से बनी हुई ग्रीस को कैसे अपन यूज कर सकते हैं, उसका हाथ भी लगाएं या फिर उसको हम यूज भी करें, तो वो एक तरह से क्या है, वो एक तरह से धर्म भ्रष्ट करने की बात हो गई, राइट। अच्छा, काउ फैट तो ठीक है, वाई पिग इज इंपॉर्टेंट इन द
मुस्लिम्स, ठीक है, मुस्लिम्स के लिए पिग इतना इंपॉर्टेंट कैसे हो गया? काऊ तो ठीक है, काऊ को तो हम माता मानते हैं, पिग यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्यों है? एनीबडी इन द क्लास? पिग फैट मुस्लिम्स क्यों यूज नहीं करना चाहते? बिकॉज यस इट इज अ टैबू, ये हराम है ना, इस्लाम के अंदर ये हराम है। हराम होता है ना जो कि नहीं करना चाहिए, तो पिग का फैट नहीं खाना चाहिए, दैट इज हराम। और दैट इज वेरी साइंटिफिकली लिंक्ड बिकॉज पिग के अंदर बहुत सारे वायरसेस होते हैं। पिग इज ए रिजर्वायर ऑफ द वायरसेस, बहुत सारे वायरसेस का रिजर्वायर होता है। आप देखेंगे कोई भी बड़ी डिजीज आती है तो उसके अंदर से पिग से फैल के आगे चली, जैसे स्वाइन फ्लू है, ठीक है, स्वाइन फ्लू जैसी बहुत सारी डिजीजेज है जिसके अंदर पिग जो होते हैं वो इन्वॉल्व होते हैं, राइट। तो पिग एक रिजर्वायर होता है वायरसेस का, बहुत सारे वायरसेस इसके अंदर रह सकते हैं, राइट, तरह तरह के। तो पिग को खाने से मतलब इट इज नॉट गुड फॉर द हेल्थ। तो पिग एक तरह से हराम है कि अगर तुमने पिग अगर तुम्हारे लिप्स पे लग गया या फिर आपने खा लिया तो वो हराम कंसीडर करा जाता है। दैट हराम का मतलब जो नहीं करना चाहिए, राइट। तो काउ तो एक होली की तरह यूज हो रहा है यहाँ पर, और पिग जो है एक तरह से हराम है मुस्लिम्स के लिए। दैट्स वाई रिलीजियस सेंसिबिलिटीज इन दोनों की, मुस्लिम्स की और हिंदूज की, दोनों की रिलीजियस सेंसिबिलिटीज हर्ट हो जाएंगी। और ये कहेंगे इन्होंने ये जानबूझ कर कराया ब्रिटिशर्स ने, बिकॉज ब्रिटिशर्स वांटेड अस टू बिकम द क्रिश्चियंस। ये हमारे धर्म को भ्रष्ट करके हमको क्रिश्चियन बनाना चाहते हैं, ठीक है। तो पहला रीजन तो ये था, इंट्रोडक्शन ऑफ एनफील्ड राइफल एनहांस द स्पाइस ग्रोइंग डिसअफेक्शन विद द गवर्नमेंट। आपको पता है कि हमने किस तरह से पीछे की साइड जाकर पढ़ा था कि इसके कारण, इस एनफील्ड राइफल के कारण मार्च से लोग जो थे बड़े परेशान थे, है ना। द कार्ट्रिज ऑफ द न्यू राइफल्स हैड टू बी बैटन ऑफ बिफोर लोडिंग। द ग्रीस वाज रिपोर्टेडली मेड ऑफ द बीफ एंड द पिग फैट, ठीक है। दूसरा जो था, हमने देखा था कि एंग्लो बर्मीज वार हुआ था 1824 के अंदर, राइट। और एंग्लो बर्मीज वार 1824 से 26 के अंदर हुआ था। इसमें क्या करा था कि यहाँ पर बहुत सारी जो आर्मी थी उसको बर्मा में लेकर गए, राइट, लड़ने के लिए। बर्मा में उसको लेकर गए लड़ने के लिए। और बर्मा में जाने से पहले आप देखेंगे एक तरह से सी को इनको क्रॉस करना पड़ेगा, राइट। सी क्रॉस करना पड़ेगा तभी जाके बर्मा में जाएंगे। और सी क्रॉस करना एक तरह से हिंदू ब्राह्मण्स के अंदर वर्जित था, ठीक है। उससे ऐसे बुलाया, अगर तुमने सी क्रॉस कर लिया ना, कोई समुद्र पार कर लिया ना, तो फिर क्या है, तो फिर तुम्हारा लॉस ऑफ कास्ट हो जाएगा, ठीक है। तुम्हारी कास्ट मतलब तुमको कास्ट से घर से मतलब कास्ट से बेदखल कर दिया जाएगा, ठीक है। ब्राह्मण्स हो तुम, ठीक है। हिंदू ब्राह्मण्स की बहुत बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि वो सी को क्रॉस नहीं कर सकते थे, और कंपनी यहां पर बोलती थी कि भैया तुमको जहां कहेंगे वहां लड़ना पड़ेगा, ठीक है। तो फर्स्ट एंग्लो बर्मीज वार के अंदर एक आपको याद रखना पड़ेगा, 47th नेटिव इन्फेंट्री जो कि उस वक्त बरकपुर के अंदर थी, बरकपुर के अंदर थी, राइट। तो इसको कहा गया कि पहले तुम जाओ चिटगांव, और चिटगांव से पकड़ो जहाज, और जहाज से जाओ फिर बर्मा, ठीक है। चिटगांव जाओ, चिटगांव मतलब वेस्ट बंगाल के अंदर जहाज पकड़ो, और जहाज से फिर तुम बर्मा जाओ और वहां पे लड़ाई करो। अब लड़ने में कोई इनको दिक्कत नहीं थी, बट यहां पे बीच में सी आ गया, ठीक है। आप यहां पर देख रहे हैं दिस इज सी। तो यहां पर सी को कैसे क्रॉस करेंगे, क्योंकि सी को क्रॉस करते इनका जो कास्ट होगा वो खत्म हो जाएगा। तो इससे उन्होंने बहुत ज्यादा अपोज करा इस चीज को, और कई लोगों ने इसको मना कर दिया, है ना। सिपाही की पूरी ये नेटिव इन्फेंट्री थी, उनका साहब कुछ भी करवा लो, एक सी तो हम क्रॉस नहीं करेंगे, घर वाले डांटेंगे। समझ में आ रहा है? घर वाले कहेंगे कि भैया तुमने तो अपनी पूरी, और उस वक्त जो कास्ट थी दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर, ठीक है। साइकोलॉजिकली बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर था। अगर लॉस ऑफ कास्ट मतलब कि आपको कास्ट से बेदखल कर दिया, ठीक है। तो अपर कास्ट हिंदूज को प्रॉब्लम थी, अगर हम चले जाएंगे वहां पर बर्मा में लड़ने के लिए तो हमारी जो कास्ट होगी वो हमारी लॉस हो जाएगी, राइट। अब इन्होंने अपोज करा, इन्होंने कहा साहब यहां मत भेजो और कहीं पे भी भेज दो। उन्होंने बोला अरे भाई डिसिप्लिन तो ये कहता है जहां कहोगे वहां भेजेंगे, कल को तो तुम कहोगे भाई यहां मत भेजो। तो इन सब लोगों को जिन्होंने भी अपोजिशन करा उनको फांसी पे लटका दिया, ठीक है, 1824 के अंदर। तो 1824 के अंदर यहां से सिपाहियों के अंदर रिसेंटमेंट स्टार्ट हुआ, राइट। आई होप दिस इज क्लियर। तो देखो इन 1824 सिपाहीज ऑफ द 47th नेटिव इन्फेंट्री स्टेशन्ड एट द बरकपुर वर ऑर्डर्ड टू मार्च टू द चिटगांव एंड देन प्रोसीड टू द बर्मा टू फाइट इन द फर्स्ट एंग्लो बर्मीज वार 1824 से 26, ठीक है। 1824 की डेट इस बर्मीज वार से आप याद कर सकते हैं, फिर बर्मीज वार की डेट इससे याद कर सकते हैं, इस इंसिडेंट से। टू द रिलीजियस हिंदूज क्रॉसिंग द सी मींट लॉस ऑफ कास्ट। द सिपाही therefore refused to comply. The regiment was disbanded and those who led the oppositions were hanged, ठीक है। अब आप यहां पर देखो जो कॉन्सेप्ट आपका बिल्ड होगा वो कैसे होगा। देखो ये मान लो रामलाल एक सैनिक है, राइट। रामलाल को बोला गया कि भाई तू बर्मा जाकर लड़ ले, राइट। अब रामलाल बर्मा गया, ठीक है, और बर्मा से वापस लौटकर घर आया। घर आकर जैसे वो घर पे गया, बहुत दिनों बाद आ रहा घर से, 1 साल बाद आ रहा, ठीक है, लड़ाई करके, राइट। 1.5 साल 2 साल बाद आ रहा। तो घर आया, उसने सोचा मम्मी के हाथ का खाना खाएंगे। जैसे मम्मी ने गेट खोला, बोले बाहर निकल, तू अब बेदखल हो चुका है, यहां से तेरा कोई घर में, तो हमारा बेटा है ही नहीं।
बोला मम्मी मैंने क्या करा? बोले तूने सी क्रॉस कर लिया, और सी क्रॉस करना वर्जित होता है, ठीक है, और तूने इस तरह से करा, अब तुम्हारा बेटा है ही नहीं, गेट आउट। ये बेचारा घूम रहा। अब इसको यहां पर अगर आप देखेंगे तो यहां पर इसको कोई अलग से कोई भत्ता भी नहीं मिला कि भाई तू बर्मा जाके लड़ रहा है, चल तेरे को इतना सारा पैसा देंगे हम, चल बर्मा जाकर। वही इसकी फीस थी, ठीक है, जो यहाँ पर फीस थी इंडिया के अंदर, वही इसके यहाँ पर एम्यूलमेंट्स थे, ठीक है, कोई भी इसके अंदर चेंज नहीं हुआ। तो उसको पैसे का भी कोई फायदा नहीं हुआ, और घर वाले तो चले गए, ठीक है, घर वाले तो वैसे ही बेदखल कर दिया, घर से घर भी गया, और समाज में इज्जत भी गई। तो रामलाल के लिए ऐसे कहते हैं कि रामलाल को ना माया मिली, ना इसको पैसे मिले, ना राम मिले, ना इसको अपना धर्म बच पाया इससे, ना पैसा मिला ना राम। राइट, आई होप दिस इज क्लियर। तो सॉरी, ना पैसा मिला, माया मिली, ना राम मिला, ना माया मिली ना राम। राइट, आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। तो ये फ्लाइट थी इस रामलाल की। तो रामलाल ने कहा कि भैया इससे बढ़िया है कि हम डिनाई कर दें। डिनाई करते रामलाल को फांसी पे लटका दिया। अब रामलाल बेचारा करे तो करे क्या? ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। दूसरी चीज ये थी कि अब ये चीज तो 1824 में हो गई सर, है ना, ये तो सबको पता है, सिपाहियों को भी ऐसे नहीं कर सकते, राइट। बट 1857 में फिर ये चीज कैसे वापस ट्रिगर हो गई? क्योंकि 1857 की इनिशियल फेज के अंदर, ठीक है, जनवरी फरवरी के अंदर एक एक्ट निकला गया, दैट इज नोन एज जनरल सर्विस एक्ट, एनलिस्टमेंट एक्ट। अच्छा, 1824 में जब ये इंसिडेंट हुआ तो ब्रिटिशर्स को भी लगा कि यार हमको इनकी ज्यादा सेंसिबिलिटीज को, रिलीजियस सेंसिबिलिटीज को ट्रिगर नहीं करना चाहिए, हम इनसे बोल दें कि ठीक है यार तुम मत जाओ, राइट, हम यहीं पर इनको यूज करें, ठीक है, और वहां पर अपन अपनी यूरोपियन आर्मीज, जो यूरोपियन जो है सोल्जर्स, उनको यूज कर लें, ठीक है, तो इनको ना करें। और भाई ये जो अपर कास्ट हिंदूज हैं, इनको बेसिकली हम अवॉइड ही करें भाई, अपर कास्ट हिंदूज को वहां पे जाएंगे, फिर वापस ये कुछ होगा और हो सकता है ये चीज भड़क जाए, राइट। तो इन्होंने एक सेटलमेंट कर लिया था ब्रिटिशर्स ने कि हाँ ठीक है, अपर कास्ट हिंदूज को नहीं भेजेंगे, बाकी मुस्लिम्स को भेज देंगे, बाकी लोअर कास्ट हिंदूज को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, बिकॉज उनको तो वैसे ही आप देखेंगे तो उनको तो वैसे ही एक तरह से क्या था कि समाज के अंदर वैसे इज्जत नहीं मिलती थी उस वक्त, ठीक है, और अपर कास्ट हिंदूज जो थे रूल्स रेगुलेशंस बना, तो वो तो पहले से बहिष्कृत थे, तो उनको कोई ऐसा फर्क नहीं पड़ रहा था। तो उन्होंने कहा कि इट्स बेटर टू अवॉइड दिस अपर कास्ट हिंदूज। बट इन 1857 एक जनरल सर्विस एनलिस्टमेंट एक्ट है, जिसके अंदर इस तरह से बोला गया, ठीक है, कि जो भी फ्यूचर रिक्रूट्स होंगे बंगाल आर्मी के अंदर, फ्यूचर रिक्रूट्स मतलब अभी तक जो हो रहा है वो ठीक है, अब जो भी फ्यूचर रिक्रूट्स होंगे उनको एक साइन करना पड़ेगा, एक पहले से उनको एक क्या करना पड़ेगा, इनको एक डिक्लेरेशन देनी पड़ेगी, एक अंडरटेकिंग देनी पड़ेगी कि हम ब्रिटिश इंडिया के लिए कहीं से भी लड़ सकते हैं, कहीं से भी लड़ सकते हैं, मतलब हम बर्मा में भेजोगे बर्मा में चले जाएंगे, ठीक है, इंडोनेशिया में भेजोगे इंडोनेशिया में चले जाएंगे, जहां कहेंगे वहां पर, जहां पर हमको ऑर्डर होंगे वहां पर हम चले जाएंगे। अब ये जैसे आता है तो अपर कास्ट हिंदू फिर भड़केंगे, वो कहेंगे अब ये इन्होंने तो अब डिक्लेरेशन साइन करवाना है, ठीक है, और डिक्लेरेशन साइन करवा रहे हैं तो दैट इज नॉट गुड, ठीक है। अच्छा, ये फ्यूचर रिक्रूट से डिक्लेरेशन इस तरह के साइन करवाए थे, अंडरटेकिंग ले रहे थे। अंडरटेकिंग मतलब हमको कोई दिक्कत नहीं है, हम चले जाएंगे। तो अब इन 1857 लॉर्ड कैनिंग पास द जनरल सर्विस एनलिस्टमेंट एक्ट which decreed that all future recruits to the Bengal army would have to give an undertaking to serve anywhere their services might be required। ठीक है, तो आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। तो ये जैसे आया तो 1824 की सबको याद आ गई, ठीक है, बर्मा में भेजा था और इस तरह से। अब बात यह है कि क्रॉसिंग सी इज इक्वल्स टू लॉस ऑफ कास्ट, ये कहां लिखा हुआ है, कौन से ग्रंथ में लिखा हुआ है? कोई लिखा हुआ हिंदू टेक्स्ट के अंदर? कहीं पे भी ये नहीं लिखा हुआ, ठीक है, ये तो लड़ने जा रहे हैं, ठीक है ना, लड़ने जा रहे हैं। तो क्रॉस सी आज अगर तुम क्रॉस सी करो, है ना, आज अगर तुम बर्मा जाओ तो कोई तुमको कहेगा यार क्या हिंदू के अगेंस्ट में कर दिया कुछ काम, क्योंकि कहीं लिखा हुआ ही नहीं, हिंदू रिलीजन के अगेंस्ट में काम कर दिया, क्योंकि ऐसा कुछ लिखा हुआ ही नहीं, कहीं पर नहीं लिखा हुआ, कोई भी ग्रंथ के अंदर उठाकर देख लो, ये नहीं लिखा हुआ क्रॉसिंग सी इज इक्वल्स टू लॉस ऑफ कास्ट। तो फिर ऐसा क्यों हो रहा था? ऐसा इसलिए हो रहा था बिकॉज ये एक साइकोलॉजी थी कि कोई भी अगर सी क्रॉस करेगा, ठीक है, सी क्रॉस करेगा तो ऑब्वियसली सी क्रॉस करने में उसको कोई ऐसा तो नहीं कि भर के ब्रेड भर के ले जाएगा, ठीक है, ब्रेड ले जाएगा बढ़कर, जैम ब्रेड खाता रहेगा, ऐसा तो नहीं। सी क्रॉस करने की लाइफ इज वेरी हार्ड, ठीक है, सी क्रॉस करने में तो यहाँ पर जो भी मिलता है वो खाना पड़ता है, मछलियां पकड़ के खा रहा है, ठीक है, ड्रिंक भी कर रहा है बिकॉज मौसम बहुत खराब सा है, तो ऐसा माना जाता था कि ये बंदा हो सकता है कि मछलियां खा ले, ठीक है, कुछ नॉनवेज खा ले, राइट, मीट खा ले और ड्रिंक भी करे, राइट। तो इसलिए ऐसा प्रोहिबिट कर रखा था कि लॉस ऑफ कास्ट हो। आज तो नहीं ऐसा, पर उस वक्त इस तरह से एक साइकोलॉजी बनी हुई, ऐसा कहीं लिखा हुआ नहीं था, राइट। दूसरा ये था कि ये लेके इसलिए जा रहे हैं क्योंकि सी के अंदर रहोगे तो आपको नॉनवेज खाना पड़ेगा, ड्रिंक करनी पड़ेगी और फिर धीरे धीरे क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट कर देंगे।
राइट। तुम्हारा जैसे ही लॉस ऑफ कास्ट होगा, तुम्हारे घर वाले बेदखल कर देंगे तुमको, फिर तुम कहाँ जाओगे, फिर तुम क्रिश्चियनिटी ज्वाइन करोगे। तो इनको दिमाग में बहुत, वी वर वेरी सेंटिमेंटल्स, हम रिलीजन के पर्सपेक्टिव से बड़े सेंटिमेंटल्स थे। और ब्रिटिशर्स का रिलीजन का, मैंने आपको बताया 1813 से पहले कुछ प्लान ऐसा था नहीं, ठीक है। पर जैसे क्रिश्चियन मिशनरीज आई तो हमारे दिमाग के अंदर ये समझ आने लग गया कि भाई ये तो कन्वर्ट करने के लिए आने वाले हैं। और ब्रिटिशर्स बहुत चालू थे, मैंने आपको बताया स्टार्टिंग में उन्होंने रिलीजियस सेंसिबिलिटीज को बहुत मतलब बहुत आराम से रखा, बहुत कॉशियसली देखा, ठीक है। उन्होंने कभी नहीं कहा कि रिलीजियस सेंसिबिलिटीज को हमको हर्ट करना है। पुर्तगीज इतने समझदार थे नहीं, राइट। इसलिए ब्रिटिशर्स 200 साल यहाँ पर रूल कर रहे हैं। मैंने आपको बताया था जब अराइवल ऑफ यूरोपियंस अपन ने पढ़ा था। तो अब यहाँ पे सिपाहीज देखो, ये क्या होता है कि ड्यूरिंग कैंपेन्स द fleeing सिपाहीज were forced to eat and drink whatever came their way. The rumors of conversion of Christianity, ये इनके दिमाग में था। अब ये रिलीजियस सेंसिबिलिटीज इनकी बहुत ज्यादा, they were very sensitive to, हर चीज को ये रिलीजियस सेंसिबिलिटीज से देखकर करते थे, राइट। जैसे कि आपने देखा ग्रीस कार्टेज, वो पूरे जो कंपनी है, ठीक है, वो सब जगह लागू करने वाली है। यहाँ पर ट्रायल्स के लिए भेजा गया, तो इनको लगा कि यहाँ पर इसलिए भेजा गया क्योंकि हमको एक तरह से हम पिग फैट और काउ फैट को यूज करेंगे, तो फिर हमें एक तरह से क्या हो जाएगा, हमें एक तरह से रिलीजन से बाहर निकाल देंगे और फिर ये क्रिश्चियनिटी वाले बोलेंगे आओ भाई गले लग जाओ, ऐसा कुछ। इसके अंदर भी कह रहे हैं कि ये बर्मा में और किसी को भी लेके जा सकते हैं, जरूरी है मेरे को लेके जाएंगे, पर ये इसलिए लेकर जा रहे हैं बिकॉज दैट विल लीड्स टुवर्ड्स अ रिलीजियस कन्वर्जन। तो हर चीज को रिलीजियस कन्वर्जन से देख रहे थे। तो यहाँ पर आपको ये भी देखना है कि कोई ओवरसीज अलाउंस नाम की कोई चीज नहीं थी, ठीक है, और थी तो बहुत कम थी, और हार्डशिप इन्वॉल्व इन द फॉरेन सर्विसेज वाज वेरी मच, ठीक है। घर से दूर रह रहे हैं, वो भी अनजान देश के अंदर, कोई आके गोली मार जाए पता नहीं, ठीक है, मर जाएंगे तो यहाँ पे अपन को एक तरह से कब्र भी नसीब नहीं होगी, ठीक है। एंड इन मैनी केसेस नो स्पेशल अलाउंसेस एट ऑल वाज सैंक्शन्ड, कोई भी स्पेशल अलाउंसेस यहाँ पर नहीं कि भाई तू बर्मा जा रहा है तो तेरे को ज्यादा पैसा मिलेगा। तो ना इसको पैसा मिल रहा है, ना इनको घर वालों का सपोर्ट मिल रहा है। घर वाले तो कह रहे हैं तू तो मेरा बेटा ही नहीं है, माँ ने ऐसा बोल दिया कि बेटा तू तो मेरा बेटा ही नहीं रहा। तो इस तरह की प्रॉब्लम यहाँ पर फेस करने को मिलेगी। आई होप यू आर गेटिंग दिस पॉइंट। और ये कॉन्सेप्ट आपको दिमाग में बताना है, वो रामलाल की स्टोरी सुनाई वो आपको दिमाग में रखनी है, जिससे कि हम लिखते वक्त ढंग से लिख सको, राइट। सेकंड की कंपनी के अंदर एक सोल्जर होना ना, दैट वाज द, मतलब वो प्रेस्टीज का काम था, प्रेस्टीज का काम अमंग द इंडियंस। जो भी इंडियंस, जैसे गांव से एक आदमी गया कंपनी के अंदर, तो इंडियंस सारे जो उसके गांव वाले होंगे वो कहेंगे अरे भाई लड़का इनका जो है ना ब्रिटिशर्स की कंपनी में काम करता है और सोल्जर है, सैनिक है ना, तो मतलब इसकी अप्रोच बहुत होगी, है ना, उठता बैठता है ब्रिटिशर्स के साथ, ऐसा इसके अंदर माना जाता था। पर इसको जो पीड़ा थी, ठीक है, ये इसको ही पता थी। एक कंपनी के अंदर रहने की पीड़ा, ठीक है, एक आर्मी के अंदर आर्मी ज्वाइन करने के बाद जो पीड़ा होती है वो उसको ही पता थी। कैसे? पहले बात करते हैं हम पैसों की। पैसा कितना मिलता था? देखो भाई, जो भी काम करते हैं अपन पैसे के लिए करते हैं। सबसे पहले अपन देखते हैं भाई पैसा कितना मिला, उसके बाद कुछ और देखेंगे। और ये तो क्या कर रहा है, एक तरह से कंपनी के अंदर जाना, मतलब वैसे तो इसकी अप्रोच बहुत ज्यादा हो गई, ऐसा मानते थे लोग गांव वाले, पर असलियत इसको ही पता था। इसकी पीड़ा कोई नहीं समझ पाता था, कोई समझे ना पीर पर आई, ठीक है। इसकी जो पीड़ा थी, अभी गांव आता था सब इसको रेस्पेक्ट से देखते थे, भाई बड़े आदमी के साथ बैठता है, तो इसको अंदर लगता था कि यार भाई मेरे को पता है कैसे मैं अपने दिन काट रहा हूं, ठीक है। तो सबसे पहला पैसा देखते हैं, फिर हम देखेंगे इनके साथ कैसा व्यवहार होता था, वो अपन देखेंगे, राइट, सिपाही के साथ। तो पैसा अगर हम देखें तो इन्फेंट्री जो होती है ना, जो पैदल सैनिक है, राइट, उनको 7 रुपए मिलते थे पर मंथ, ठीक है, उस टाइम के 7 रुपए, है ना, 7 रुपीज पर मंथ उनको मिलते थे, जो पैदल सैनिक थे, इन्फेंट्री। एक कैवलरी जो होती है, कैवलरी का मतलब जो घोड़ सैनिक है, घोड़ सैनिक को 27 रुपए मिलते थे पर मंथ। पर इसके अंदर इनका घोड़े का खाना वाना, ठीक है, इनका यूनिफॉर्म, ठीक है, इनका फूड, खुद का फूड, राइट, ये सब इसके अंदर इंक्लूडेड है, मतलब 27 टोटल इनको मिलेंगे। और अल्टीमेटली इसको भी भाई इसके खर्चा ज्यादा है, इसका खुद का भी खर्चा और घोड़े का भी खर्चा है, घोड़े की मेंटेनेंस चाहिए भाई पूरा पूरा, राइट, घोड़े का खाना और उसका यूनिफॉर्म और ये सब चीजें। तो ये अगर हम देखें तो इन दोनों के पास, इन्फेंट्री और कैवलरी के पास, कुछ पैसा बचता नहीं था। बस ये है कि आप वहां पर गए और अपने ऊपर थोड़ा सा, ठीक है, अपने खर्चा चल गया, ठीक है, मुश्किल से 1-2 रुपए बचते थे इनके पास, ठीक है। तो सिपाहीज अगर हम देखें वर इक्वली अनहैप्पी विद देयर इमोल्यूमेंट्स, कुछ मिलता तो है नहीं साहब। ए सिपाही इन द इन्फेंट्री गॉट 7 रुपीज अ मंथ, अ सवार इन कैवलरी वाज पेड 27, आउट ऑफ व्हिच ही हैड टू पे ऑन हिज यूनिफॉर्म, फूड, अनकेप ऑफ हिज माउंट, एंड ही वाज अल्टीमेटली लेफ्ट विद ओनली 2 और 1 रुपीज, 1-2 रुपए उनके पास बचते थे। एक भत्ता इनको मिलता था, भत्ता होता है ना कि अलाउंस,
वो मिलता था जब भी ये मान लो कि कोई टेरिटरी है वो ब्रिटिशर्स ने एक्वायर नहीं करी, जैसे मान लो सिख है, राइट, एंग्लो सिख, फर्स्ट एंग्लो सिख वार हो रहा है, तो उसके अंदर जब ये लड़ने जा रहे हैं ना अपने होम कंटेनमेंट से दूर, ठीक है, सिख वाले हैं यहाँ पर ही हैं तो फिर नहीं, ठीक है, बट मान लो कोई यूपी से जा रहा है, ठीक है, तो उसको अलाउंस मिलता था कि भाई हाँ ठीक है तुम ऐसी टेरिटरी में जा रहे हो जहां जो कि ब्रिटिशर्स जिसका कंट्रोल नहीं कर रहे हैं, ठीक है, तो आप यहाँ पर क्या करोगे, यहाँ पर आप जाओगे तो आपको भत्ता मिलेगा, भत्ता से ये खुश थे, है ना, इनको भत्ता मिलता था, जहां पर अनएनेक्स टेरिटरी के अंदर जाते थे तो वहां पर भत्ता मिलता था, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर। पर 1857 तक आते आते सारी टेरिटरीज ब्रिटिशर्स ने ऑलमोस्ट एक्वायर कर ली थी, कोई भी अनएनेक्स टेरिटरी यहां पर थी नहीं, ठीक है, तो सारी कर ली थी, तो ये भत्ता मिलना भी इनका बंद हो जाएगा। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। तो यहां पर देखो भत्ता इन द कॉलोनियल आर्मी, भत्ता वाज पेड टू द, है ना, भत्ता ही नाम था इसका ऑफिशियली, राइट, इसको हम अलाउंस नहीं बोलेंगे, ठीक है, भत्ता बोलेंगे, भत्ता ही आएगा एग्जाम के अंदर, आएगा तो क्वेश्चन बनकर, ठीक है। वाज पेड टू द सिपाही ओनली व्हेन दे आर रिक्वायर्ड टू सर्व अवे फ्रॉम देयर होम कंटेनमेंट, ठीक है। इट वाज स्पेसिफिकली ग्रांटेड फॉर द सर्विस इन द फ्रंटियर एरियाज और न्यूली कॉन्क्वर्ड एंड अनसेटल्ड टेरिटरीज वेयर कंडीशंस वर कंसीडर्ड डिफिकल्ट और रिस्की, ठीक है। सब्सिक्वेंट चेंजेस ऐसा हुआ, एज द टेरिटरीज वर ऑफिशियली डिक्लेयर्ड पैसिफाइड, भत्ता वाज प्रोग्रेसिवली रिड्यूस्ड और कंप्लीटली विथड्रॉन इवन दो सर्विस कंडीशंस ऑफन रिमेन हार्श, ठीक है। अब घर से तो दूर रहते थे, ठीक है, यूपी वाला बंदा अगर मान लो वहां पर जाकर पोस्टेड है तो उसको अब कुछ नहीं मिल रहा, बिकॉज वो टेरिटरी जो होती है ना दैट वाज टेकन केयर ऑफ, ठीक है, वो दैट वाज अनेक्स्ड ऑलरेडी अनेक्स्ड, और उसको पैसिफाइड टेरिटरी बोल रहे हैं जो कि अनेक्स्ड टेरिटरीज है, ठीक है। नो भत्ता और इक्विवेलेंट अलाउंस वाज प्रोवाइडेड फॉर द ओवरसीज सर्विसेज। मैं अगर तुम वहां पर जाओगे भाई म्यांमार के अंदर लड़ने के अंदर, बर्मा में, तो आपको कोई भी ओवरसीज अलाउंसेस यहाँ पर मिलते नहीं थे। तो अलाउंसेस पहले जब तक भत्ता था तब तक ठीक था, पर 1857 तक आते आते आप देखेंगे सारी टेरिटरीज को अनेक्स कर लिया गया था ऑलमोस्ट, ठीक है, सारी टेरिटरीज स्पेसिफाइड टेरिटरीज हो गई थी, ठीक है। तीसरा इंपॉर्टेंट रीजन, अब देखो रिलीजियस सेंसिबिलिटीज पढ़ ली हमने, सेकंड हमने पढ़ ली कि पैसा कितना मिलता था, पैसा में दिक्कत थी सिपाहियों को, ठीक है, कि भाई 1-2 रुपए बचता था सारा, ठीक है। अब ठीक है यार पैसे में भी हम निकाल लेंगे अगर, बट जॉब सेल्फ रेस्पेक्ट की होनी चाहिए, सेल्फ रेस्पेक्ट की जॉब होनी चाहिए। कैसा हो कि इंडियंस को नाम से नहीं पुकारा जाए, उनको गाली देकर पुकारा जाए। आप किसी को भी नाम से नहीं बुला देते थे, इंडियन सोल्जर्स को कुकर बोलते थे, कुकर, कुकर मतलब डॉग, कुत्ता, एक कुकर इधर आ, इस तरह से बोलते थे। तो उनका कोई रेस्पेक्ट नहीं था, इनको लगता, इनके गांव वालों को लगता था बहुत रेस्पेक्टफुल जॉब है, इनको पता था कैसे काट रहे हैं, और अननेसेसरी का ह्यूमिलिएशन इनको कराया जाता था, ठीक है। आप यहाँ पे देखिए रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, बहुत सारे ऐसे एरियाज थे यहाँ पर ऐसे लिखा होता डॉग्स इन द इंडियंस आर नॉट अलाउड, ठीक है। इनके खुद के जो एरियाज होते थे मिलिट्री वाले एरियाज, वो भी सेग्रीगेटेड एरिया होते थे, वो भी ऐसा नहीं कि जहां पे यूरोपियंस रह रहे हैं वहीं पर ये रह रहे हैं, नहीं, इनका अलग लिविंग एरिया होता था और उसकी कंडीशन बड़ी खराब होती थी। सेपरेट बैरक जो होता है ना, बैरक, ठीक है, वो होते थे उधर। अगर मूवी देखने जाओगे तो इनका अलग होता था, और इसके अंदर अगर घुस जाते थे इंडियंस तो दैट विल क्रिएट अ प्रॉब्लम। इंडियन सिपाही की बात कर रहे हैं, तो हर तरह से उनको दिखाया जाता था कि यू आर इंफीरियर टू अस, वी आर सुपीरियर रेस। और इंडियंस को, सोल्जर्स को हर जगह पर एक तरह से, अब देखो मान लो कोई यूरोपियन सोल्जर है, ठीक है, यूरोपियन सोल्जर से कोई गलती हो गई, ठीक है, तो उसको कहेंगे भैया 1 राउंड काटो, छुट्टी करो, है ना, ऐसे पनिशमेंट देते हैं ना इसमें। सेम गलती अगर इससे हो गई ना तो उसको भैया को 10 राउंड कटवाएंगे, और वो भी पूरा वेट के साथ, है ना, बैग वैग लटका के राइफल पकड़ा के फिर 10 राउंड काटो। तो उसको लगता था गलती तो सेम ही है, पनिशमेंट की डिग्री जो है वो दोनों के लिए चेंज है। तो बहुत सारा रेशियल डिस्क्रिमिनेशन यहाँ पर देखने को मिलेगा, ठीक है, और इसके कारण उनको सेल्फ रेस्पेक्ट उनका हर्ट होगा कि भाई ये क्या है, भाई हमको गाली देकर बुलाया जा रहा है, ठीक है। लिविंग एंड सोशल सेग्रीगेशन, सेपरेट बराक्स, डाइनिंग अरेंजमेंट्स, ठीक है, भी अलग थे, रिक्रिएशनल स्पेसेस एग्जिस्टेड। इंडियन सोल्जर्स वर ट्रीटेड सोशली इंफीरियर एंड एक्सक्लूडेड फ्रॉम द ऑफिसर्स सर्कल, ठीक है। डिसिप्लिन एंड पनिशमेंट फॉर इंडियन सिपाहीज वर ऑफन पब्लिक एंड ह्यूमिलेटिंग, ठीक है, इसको ह्यूमिलेट करते हुए दिया जाता था। यूरोपियन सोल्जर रेयरली फेस सिमिलर ट्रीटमेंट, और सारी हायर रैंक्स इंडियंस को सब ये अलाया था, ज्यादा तो सुबेदार बन सकते हो, सुबेदार से ऊपर नहीं जा सकते। तो लेफ्टिनेंट, कर्नल, ये सब चीजें कहीं आपने नहीं सुना होगा कि भाई कर्नल रामलाल जी गए वहां पर लड़ने, ठीक है, ऐसा नहीं सुना होगा, है ना। तो हर जगह लेफ्टिनेंट, कर्नल, इनकी पोस्ट जो होती थी दैट वाज देयर विद द यूरोपियंस ओनली। तो ऑल हायर रैंक्स वर रिजर्व्ड एक्सक्लूसिवली फॉर यूरोपियंस रिगार्डलेस ऑफ द एक्सपीरियंस ऑफ द मेरिट। तो इनको लगता था कि भाई यार ये तो बहुत गलत हो रहा है हमारे साथ, तो सोशली इंफीरियर को फील कराया जाता था। तो ना पैसा है ना इज्जत है, इज्जत भी नहीं है, ऊपर से तुम अपने देश के साथ ऐसे और ट्रीट कर रहे हैं लोग तुमको कि तुम देश के साथ गद्दारी कर रहे हो, अपने ही लोगों को मार रहे हो। ये भी एक इनके दिमाग में रहता था, यार हम अपने ही लोगों के ऊपर गोलियां चला देते हैं,
ठीक है। एक और जो इंपॉर्टेंट था, ठीक है, अब ये सब तो चल ही रहा था, इसके अंदर फिर तड़का लग गया डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स का। अब हमारी रानी झांसी के साथ ऐसा हो रहा है, तो हम कैसे इनके साथ रहे। फिर अवध का अनेक्सेशन, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये मैंने आपको बताया था। अनेक्सेशन ऑफ अवध होते ही वो जो लोग थे वो थे पीजेंट इन द यूनिफॉर्म, है ना। उसके घर से फोन आता था, ये मैंने पूरी कहानी सुनाई तुमको कि वो फोन आता था, बोले यार अपने राजा को हटा दिया, वाजिद अली शाह को। बोले यार वो तो ठीक ठाक काम कर, उसको क्यों हटा दिया। अरे यार अभी ब्रिटिशर्स आ गए। फिर अगले दिन फोन आता तो भाई ब्रिटिशर्स ने पता है रिवेन्यू सिस्टम पूरा चेंज कर दिया, पहले राजा के साथ तो सेटिंग कर लेते थे, हम इनके साथ क्या करें। और मार तो हो रहे, कल तो है ना पापा को बहुत बुरा मार के गए वो। अब भाई इसके पापा जी बढ़ गए उधर, ठीक है, ब्रिटिशर्स ने मार के गए, राइट, अत्याचार कर रहे हैं, उसके भाइयों को मार के गए, और ये भाई ब्रिटिशर के लिए लड़ रहा है। तो सोचेगा कि कैसा कैसा सोल्जर हो गया है क्यों। और उसको फिर अगले दिन फोन आता था, भाई पता है मम्मी को भी ले गए उठाकर, पता ही नहीं चल रहा कहाँ ले गए, तू पता करना कहीं से, ठीक है। भाई अपना खेत है ना, वो जो खेत था ना अपना, वो जो रामलाल के पीछे वाला खेत, वो ब्रिटिशर्स ने ले लिया। तो ले लिया क्योंकि यार अपन ने वो टैक्स वैक्स नहीं दिया था। बोले किसने ले लिया, ब्रिटिश ने, जिसके लिए सर्विस करता है ना उसने ले लिया। तो इसको बार बार में इसके दिमाग के अंदर कोचोटे पड़ रही हैं कि यार ये हमारे साथ क्या कर रहा है। सिपाही वाज पीजेंट इन द यूनिफॉर्म, जो भी पीजेंट को दिक्कत होती थी वो सिपाही को इनडायरेक्टली वो दिक्कत होती थी, बिकॉज पीजेंट की ही फैमिली से आया ये। और अवध के अंदर तो बहुत सारा ऐसा था, अवध के अंदर तो मैंने आपको सिस्टम बताया था कि हर फैमिली से कहीं ना कहीं सिपाही गया हुआ है ना। और हर फैमिली से सिपाही गया हुआ है, और हर फैमिली के बाकी के बंदे जो हैं वो एग्रीकल्चर के अंदर। तो एग्रीकल्चर के अंदर कोई भी प्रॉब्लम आएगी तो सिपाही को भी टेंशन देंगे, फोन कर करके परेशान कर देंगे। तो सिपाही वाज एसेंशियली पीजेंट इन द यूनिफॉर्म, ठीक है। मोस्ट सिपाहीज वर रिक्रूटेड फ्रॉम द रूरल पीजेंट्री ऑफ अवध, ईस्टर्न यूपी एंड बिहार, ठीक है। एंड मिलिट्री सर्विस वाज ओनली सप्लीमेंट टू देयर एग्रेरियन लाइवलीहुड, नॉट ए कंप्लीट सेपरेशन फ्रॉम द विलेज लाइफ। विलेज तो था ना उनका, गांव है ना, गांव से तो बड़े अटैच्ड है। और ये लोग देखो यूपी बिहार, ठीक है, इनके लोग है ना गांव से बड़े अटैच्ड होते हैं। कितने भी बड़े ऑफिसर बन जाए अपने गांव को नहीं छोड़ते लोग, मदरलैंड के लिए दे आर वेरी, मतलब दे रेस्पेक्ट देयर मदरलैंड लाइक एनीथिंग, ठीक है। कभी भी आप किसी बिहारी से मिलना, गांव के बारे में बात करना, आंखों में आंसू आ जाएंगे उसके, ठीक है। दे रिटेन स्ट्रॉन्ग टाइज विद देयर विलेजेस, ओन्ड और कल्टीवेट लैंड, सेंट मनी टू द होम, सेंट मनी होम एंड रिटर्न पीरियडिकली ऑन द लीव और आफ्टर रिक्रूटमेंट, है ना। और छठ वट पूजा होती थी, जब घर जाते थे पता चलता था कि यार सब कुछ खत्म हो गया, किसके कारण, उसके कारण जिसके लिए तू काम कर रहा है, ठीक है। ये उसका एक भाई था उसका, है ना, वो हमेशा ये डायलॉग मारता था, वो बोलता था यार ये ऐसा कैसे हो गया। बोले इसलिए हुआ, तेरे कारण तू ही करता था, है ना, उसने और उसका जीना आराम कर रहा था। कॉन्सिक्वेंटली द सिपाही रिमेन डीपली अफेक्टेड बाय द एग्रेरियन डिस्ट्रेस, ठीक है, कॉज बाय द ब्रिटिश लैंड रेवेन्यू पॉलिसीज, ऑपरेशन जमींदार्स मनी लेंडर्स। और ये कहते थे जमींदार्स मनी लेंडर है ना, पता है ब्रिटिशर्स के साथ में मिलके हमें बहुत लूट रहे भाई, तू आ जा यार, जल्दी आ जा यार, मेरे से नहीं समझ रहा भाई, तू आ जा। बोले यार मैं कैसा हूं, मैं तो काम, हाँ तू पता है किसके लिए काम कर रहा है। एंड सोशल डिसलोकेशन फॉलोइंग एनेक्सेशन सच एज दैट ऑफ अवध इन 1856 व्हेन द कंट्रीसाइड सफर्ड, ठीक है, द सिपाहीज फैमिली सफर्ड एज वेल। दिस क्लोज सोशो इकोनॉमिक कनेक्शंस एक्सप्लेन व्हाई द मिलिट्री डिसकंटेंट क्विकली मर्ज्ड विद पॉपुलर रूरल सेंटिमेंट्स। तो समझ में, जहां रूरल सेंटिमेंट्स अराइज होते तो सिपाही को दिक्कत होती है। अब रूरल सेंटिमेंट्स चलो ठीक है, उनको रूरल लोगों को तो आराम से आप कंट्रोल कर सकते हो, पर सिपाही का दिमाग भड़क गया ना, उसके हाथ में बंदूक दे रखी तुमने, उसको सारा सिस्टम पता है कहाँ पे बंदूक रखी, कहाँ पे रखा है, किस दिन लूट लेगा, और तुम लोगों को जरा से, ठीक है। वहां पे 3-4 ऑफिसर हैं, 3-4 ऑफिसर जो है, और सिपाही सारे के सारे इंडियंस भरे पड़े, समझ में आ रहा है। तो ये भड़के ना तो फिर नहीं समझेगा। पर गवर्नमेंट सोचती थी यार ठीक है, मिलिट्री डिसिप्लिन के लिए हमको ऐसे करना पड़ेगा, राइट, दैट इज ओके, है ना। और इनको एक तरह से ट्रेनिंग भी ऐसी दी जाती थी कि भाई तुम्हें सिर्फ और सिर्फ ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में सोचना है, तुम्हारा कोई घर परिवार नहीं, ये नहीं वो ऐसा नहीं। पर यहाँ के लोग जो थे दे वर वेरी सेंटिमेंटल, अवध बिहार, है ना, बंगाल बिहार के लोग, जो यूपी के लोग हैं, राइट, दे वर वेरी सेंटिमेंटल्स। चलो भाई, और इनके पास है ना खेती, आज भी आप देखोगे तो किसान फैमिली बहुत ज्यादा मिल जाएगी आपको बिहार यूपी के अंदर, ठीक है। तो रिवोल्ट ऑफ द सिपाही वाज अकम्पेनिड बाय द रेबेलियन ऑफ द सिविल पॉपुलेशन। अब सिविल पॉपुलेशन भी ज्यादा खुश नहीं थी। मैंने आपको बताया कि सिविल पॉपुलेशन डी इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा था, ड्रेन ऑफ वेल्थ हो रहा था, जिससे पॉवर्टी बढ़ रही है, ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है, अनरेस्ट बढ़ रहा है, ठीक है, अकरेंस ऑफ फेमाइन, फेमाइन आता था, ब्रिटिशर साथ कुछ भी नहीं करते थे और टैक्स और लगा देते थे ऊपर से, हाई टैक्सेशन, तो इससे पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, अनरेस्ट बन रहा है, बढ़ रहा है, ठीक है। आप यहाँ पर देखेंगे बहुत सारे आर्टिजन्स जो थे, ठीक है, हैंडीक्राफ्ट आर्टिजन, जिनका काम उनको यही आता था और यही काम वो कर सकते थे, उन सबकी जॉब चली गई। British rule also bring misery to the artisans and the handicraftsmen. British policy discouraged Indian handicraft and promoted British wood.
बोले क्या मिट्टी मिट्टी के बर्तन बना रखे हैं क्या, है ना, इसको नहीं करेंगे हम, इसको हटाओ, जिससे कि ये चीजें भी ब्रिटिश गुड्स वाली चीजें ही खरीदे लोग। तो वो चाहते थे कि ये सब चीजें, मैंने कल के लेक्चर में आपको बताया था कैसे डी इंडस्ट्रियलाइजेशन करने की वो सोच रहे थे। So highly skilled Indian craftsmen were deprived of their source of incomes and were forced to look for the alternative source of employment that hardly existed. वो कोई था नहीं, तो इसके अंदर एक अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा लेवल का बढ़ गया ब्रिटिश के पॉलिसीज के कारण, पॉवर्टी बहुत ज्यादा बढ़ गई। तो लोग बाग कहते थे यार इससे बढ़िया तो मर ही जाए, तो मर जाए तो मरे, तो उससे पहले मार के मरे, ठीक है, ब्रिटिशर्स को मार के मरे, इन गोरे लोगों को जितना मारे उतना बढ़िया। तो लाइफ बड़ी हेल की तरह हो गई थी इन लोगों की, और जिनकी लाइफ पहले बहुत अच्छी थी, ऐसा भी नहीं कि पैदा ही ऐसे गरीबी में हुए थे, हम तो पैदा ही गरीब हुए नहीं, पहले राजा महाराजा के टाइम पे बहुत ठीक था ये सिस्टम, मजे चल रहे हैं आराम से राजा महाराजा के टाइम पे। महाराज की जगह करने पड़ते, महाराज गले में से माला निकाल कर दे देता था, है ना, कुछ मिट्टी का सा कुछ बना के ले जाए, इसमें महाराज की फोटो लगा दे, ठीक है, कुछ कलाकारी सी कर दे और बोले साहब ये देखो यूनिक 10 रुपए की चीज, और महाराज लाखों रुपए दे देता था। तो आर्टिजन और हैंडीक्राफ्ट का तो उठना बैठना था राजा महाराजा के साथ, और महाराजा ने जब मदिरा सेवन कर रखा था तब तो महाराज की वही ले भाई जो तेरे को ले जाना है ले जा, राइट, तो वैसा होता था। तो आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। कोई ओकेजन होता था तो, पर वो इलीट क्लास ही नहीं रही, है ना, रॉयल क्लास, महाराजा की रॉयल क्लास जो थी वो रिप्लेस हो गई ब्रिटिश इलीट से। तो क्या करें? रिफॉर्मिंग ज़ील ऑफ द ब्रिटिश ऑफिसर्स अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द यूटिलिटेरियन, उनको लगता था कि हम, अच्छा ब्रिटिशर्स ऐसे नहीं थे, कि ब्रिटिशर्स को ऐसा लगता था कई कई चीजों को देखकर कि भाई चल क्या रहे, जैसे सती सिस्टम, ठीक है, उनको लगा भाई किसको किसको मतलब क्या हो रहा है, क्या चल रहा है यहाँ पर। बोले ना यहाँ पे ना इसका हस्बैंड की डेथ हो गई, वो बोला अरे बहुत बुरा हुआ इसका। बोले हाँ, तो ये इसको कहाँ लेके जाना है, ऐसे पालकी में बिठाकर कहाँ लेके जाए, दूसरी शादी कर रहे क्या? बोले नहीं नहीं नहीं, इसके हस्बैंड की डेथ होगी ना तो उसको जला रहे हैं हस्बैंड को। बोले ठीक है, और फिर इसको भी जला देंगे। ब्रिटिशर की सासुर उठ जाएंगे, बोले भाई ये क्या हो रहा है, इसको क्यों जला देंगे? क्योंकि इसके हस्बैंड की डेथ हो गई ना, इसने मारा है क्या? नहीं नहीं इसने नहीं मारा, वो तो वो वहां पे जा रहा था, है ना, हिल स्टेशन पे गया था, पाँव फिसला बारिश के टाइम पर, नीचे खाई में गिर गया। बोले तो इसकी गलती क्या है, बस ऐसे मार रहा है इसको। बोले क्यों? क्योंकि इसकी कोई आइडेंटिटी नहीं है ना साहब, आप समझते नहीं हो क्या, इसकी कोई आइडेंटिटी नहीं है इसके हस्बैंड के बिना, अब क्या करेगी बिना हस्बैंड के? और सर ये बहुत पवित्र औरत है, ठीक है, और इसका करेक्टर बहुत अच्छा है, मर रही है इसलिए, खुद मर रही है। बोले ऐसे झूल क्यों रही है? सर धतूरा खाया ना इसने, अनकॉन्शियस है। अच्छा ठीक है, फिर वो देखने लग गया, बोले यार ये बड़ा खतरनाक सीन चल रहा है। जैसे ही इसके अंदर बैठी ये भागने लगी, इतने लोगों ने डंडे मार मार के इसको वापस अंदर, इधर चारों तरफ से डंडे मार रहे हैं। और उसके घर वालों में जैसे इसके इन लॉज, ठीक है, इसके फादर मदर, राइट, वही तो ब्रिटिशर्स के सासे रुक जाएंगे। बोले भाई क्रुएल्टी हमको क्रूअल बोलते हो तुम लोग, इधर देखो। तो ये क्या करेंगे, सती सिस्टम को विलियम बेंटिक हटा देंगे। अब जैसे ही हटाएंगे तो ये लोग जो होंगे जिनको मजा आ रहा था इन सब में, है ना, जो सोसाइटी के रक्षक थे, मोरल रक्षक, मोरल गैंग, ये आ जाएगी, ये बोलेंगे अरे भाई ब्रिटिशर्स हमारे को क्रिश्चियन बनाना चाहते हैं, इनको तो ये आता है क्रिश्चियन बनाना चाहते हैं। तो ब्रिटिशर्स अगर अच्छा रिफॉर्म भी करेंगे तो उसको गलत की तरह इंटरप्रेट कर रहे हैं लोग, राइट। तो किसी भी चीज के अंदर एजुकेशन में रिफॉर्म्स करेंगे, लीगल डायमेंशन में रिफॉर्म्स करेंगे, तो सब शक की नजरों से देख रहे हैं, और दैट विल बी टू करेक्ट ऑल्सो, ठीक है। क्यों देखना, क्यों, अगर साइकोलॉजी समझे तो ठीक है भाई। अगर कोई राजा महाराजा सती सिस्टम हटा देता तो दैट वाज नॉट सो मच रिवोल्टेड, ठीक है ना, कि लोग इतना रिवोल्ट नहीं करते उसका। पर कोई बाहर का गोरा आदमी आकर समझ में सती सिस्टम हटा रहा है तो इट मीन्स कि भाई ये तो भाई, है ना, राजा महाराजा कोई हिंदू ही राजा मान लो ये सती सिस्टम हटाते तो किसी को दिक्कत नहीं होगी। बाहर का आदमी हटाकर हटा रहा है तो लोगों को एक शक की निगाहों से उसको देखा जाएगा, चाहे वो अच्छा ही कर रहा हो आपके लिए, वो सोच रहा हो कि भाई ये तो मैं करके जाऊं कम से कम, यार इतना खतरनाक चीज हो रही है, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। तो यहां पर देखो कि एज अ रोस्ट कंसीडर सस्पिशन, रिसेंटमेंट एंड अपोजिशन, ऑर्थोडॉक्स हिंदू एंड मुस्लिम फियर दैट थ्रू सोशल लेजिस्लेशन ब्रिटिशर्स वर ट्राइंग टू डिस्ट्रॉय देयर रिलीजन एंड कल्चर, है ना। मोरओवर दे बिलीव दैट द लेजिस्लेशन वाज अंडरटेकन टू एड द मिशनरीज, है ना, जिससे कि कन्वर्ट कर देगा। मिशनरीज का काम ही है कि भाई बताओ अपने रिलीजन के बारे में और कन्वर्ट कर दो, कर ही रहते हैं मिशनरीज यहां पर। तो ऑर्थोडॉक्स एंड रिलीजियस देयरफॉर अरेड अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स, several proclamations of the rebels express the cultural concern in no uncertain term। उन्होंने कहा कि भाई देखो इन्होंने हमको, ब्रिटिशर्स ने बुरी तरह से इस तरह की चीजें कर रहे हैं, राइट, और कन्वर्जन करना चाहते हैं। तो दिस वर द डिफरेंट कॉजेज, ये डिफरेंट कॉजेज था क्यों इस तरह की चीजें इसमें हुई। अब चलो इन कॉजेज के ऊपर कुछ क्वेश्चन अपन कर लेते हैं।
245 का करेक्ट आंसर बी, ओनली 2। देखो अब देखो ये आपने कभी नहीं पढ़ा, मैं बता सकता हूं आपको, पर दैट इज टू इंपॉर्टेंट, है ना। किसी को पता था आज की क्लास से पहले कि जनरल सर्विसेज एनलिस्टमेंट एक्ट कुछ होता है, और इस तरह से इसके अंदर यहां पर क्या होता है, यहां पर दिक्कत आ जाती है। एग्जामिनर को पता है कि भैया देखो ऐसा क्वेश्चन बनाना है कुछ, अप्लाई टू ऑल सर्विंग सिपाहीज ऑफ द बंगाल आर्मी, ठीक है, नो। अब ये जब आपको यही नहीं पता तो आप ये कैसे कर लोगे बाकी की चीज, ऑल या फिर फ्यूचर रिक्रूट्स, ये आपको कैसे पता होगा। चीजों को समझो, जो चीज नहीं पता है ना उसमें से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, दैट्स व्हाई प्रीलिम्स हार्ड बनता जा रहा है। और जो बच्चे टीचर अपना चेंज नहीं कर रहे हैं चीजों को, क्योंकि टीचर को बहुत सारी क्लासेस लेनी पड़ती है ना, 4-4 5-5 क्लासेस ले रहे हैं वो एक साथ, राइट। तो वो अपना कंटेंट चेंज नहीं कर रहे। दिस इज द हार्श रियलिटी, आप समझो इस चीज को। आपको जो नोट्स पढ़ाए जा रहे हैं वो 1990s के नोट्स पढ़ाए जा रहे हैं आपको, समझ में आ रहा है, तब के बने हुए नोट्स, सड़े गले से नोट्स, इसके अंदर कोई चेंज नहीं है, ठीक है। तो इट मेड ओवरसीज सर्विस कंपलसरी फॉर द फ्यूचर रिक्रूट्स, दैट इज करेक्ट। इट हाइटेंड सिपाहीज फियर्स ऑफ, तो 2 और 3 आर करेक्ट, बी विल बी द करेक्ट आंसर। इस तरह से आपको देखना है। और इसके बाद फिर आप जब क्वेश्चन करते हैं ना, तब आपको समझ में आता है अच्छा इस तरह का क्वेश्चन इसमें पूछा जा सकता है। तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्वेश्चनिंग इज इंपॉर्टेंट, है ना। अभी मैं एक शीट बना रहा हूँ, उसमें कल के और आज के लेक्चर, कल और आज का लेक्चर के मिलाकर 30 क्वेश्चन के आसपास मैं आपको दे दूँ, उसको सॉल्व कर लें। ठीक है, अब इनको दोनों दुख देखे दे, खुद का दुख तो है ही, खुद का दुख किससे कहे, घर वालों को फोन करा, घर वालों ने अपने दुख बता दिए। कभी ऐसा होता है ना यार बहुत दिमाग खराब है, चल घर पे फोन करते हैं, घर पे फोन करा तो अलग ही दिमाग खराब हो गया। तो वैसे सिपाहियों का दिक्कत था, राइट। सिपाही सर्टिफिकेट बिफोर 18 वाज नॉट लिमिटेड टू मिलिट्री ग्रीवेंसेस, वो सिपाहीज वर रिक्रूटेड फ्रॉम द रोल ऑफ प्रेजेंटरी। अब दिस इज अ टेक्निकल क्वेश्चन, तो ए विल बी द करेक्ट आंसर। 247 करो। तो देखो ये जो पेंशन मिलती थी ना, पेंशन रेगुलर मिलती थी, पेंशन को कोई दिक्कत नहीं था। तो पेंशन टू द इंडियन सोल्जर्स ये गलत है, डिनायल। इनको भी मिलती थी पेंशन एज कम्पेयर, और उतनी मिलती थी जितनी की उस रैंक वाले बंदे को मिलती है, बट उनकी रैंक सूबेदार से ऊपर नहीं होती थी। मैंने बताया था ना, सूबेदार से ऊपर रैंक नहीं हो रही है, रेस्पेक्टिव ऑफ देयर मेरिट और टैलेंट, राइट, और एक्सपीरियंस। लोअर पे कंपेयर टू द यूरोपियन सोल्जर्स, दैट इज करेक्ट, दैट इज करेक्ट। एंड सेपरेट लीगल डिसिप्लिनरी ट्रीटमेंट, जो मैंने आपको एग्जांपल देखा था, तो सी विल बी द correct answer, because racial discrimination faced by the Indian sipahies were reflected in all following except. ये करो क्वेश्चन 248। अब देखो, दिस इज अ कॉमन मिस्टेक। और वेलोर म्यूटिनी आपको पढ़ा दी मैंने, कहीं उसमें ऐसा था कि ओवरसीज जाना है, ये पूरा क्वेश्चन तो पढ़ो, फर्स्ट रिवील्ड सिपाही आगे पढ़े ही नहीं। दिस इज अ कॉमन जनरल मिस्टेक्स वी जनरली डू, राइट। आपने पहली म्यूटिनी के अंदर पहला प्यार कहां होता है, वेलोर म्यूटिनी। जबकि बरकपुर इंसिडेंट जो हुआ था उसके अंदर था सिपाही रेजिस्टेंस टू ओवरसीज, यहां पर ये कोई रीजन ही नहीं था। पूरा तो पढ़ो क्वेश्चन। क्वेश्चन पूरा पढ़ना बड़ा जरूरी होता है। हमको लगता है यार हम ओवर कॉन्फिडेंस, मतलब अपन कैसे कर सकते हैं, 2 नंबर का सवाल है, आप सोच के देखो, 2 नंबर का सवाल है भाई, 2 नंबर से दुनिया पलट जाएगी। और नेगेटिव मार्किंग होगी वो अलग, जहां 2 मार्क्स ला सकते थे वहां पे 0.66 मार्क्स तुम्हारे चले गए, ठीक है। तो दिक्कत ये आ जाती है कि भाई हम मतलब इतने कैजुअल नहीं होना है, हमें एग्जाम के अंदर बैठना है, पूरा अपन को पढ़कर फिर आंसर देना है। एग्जाम के अंदर वैसे भी थोड़े से आप कॉन्शियस हो जाओगे, ठीक है, बट मैं चाहता हूं कि भाई पूरा आपको एक तरह से पूरा आपके दिमाग में होना चाहिए कि हाँ भाई अपन को ये सब चीजें करनी है। यहाँ पे ये फ्यूचर सिपाहीज ही हैं, है ना, इसको ऐसे फ्यूचर सिपाहीज की तरह ट्रीट करोगे।
ज्यादा दिमाग मत लगा दे, जब तक दे नहीं रखा ना कुछ की ऑल वॉल, तो फ्यूचर सिपाही ही आप ट्रेड करो। Sipais would be given the foreign service allowances when serving in the Sindh or in Punjab. ठीक है, that is correct. So, General Service and Enlistment Act requires the Sipais must be ready to serve even in the British land across the sea. Right? Military authority forbade the Sipais to wear the caste and the sectarian marks. Yes, that was there. कि मिलिट्री अथॉरिटीज बोलती थी भाई यूनिफॉर्मिटी चलेगी, और वेलॉन मुटेनिंग हुई भी इस तरह से थी, राइट। बट यहाँ पर एक ऐसा था कि भाई आपने हाथ में कलावा पहन रखा है, राइट, ये सब चीजें पहन रखा है ना, तो दैट विल बी कंसिडर्ड एज ए इनडिसिप्लिन, ठीक है। तो कास्ट और सेक्टेरियन मार्क्स आपने हर कोई नहीं तो फिर कोई सर पे पट्टा बांध कर जाएगा, ठीक है, इस तरह से, तो वो ब्रिटिशर्स ने अलाउ नहीं करा, कुछ कुछ हद तक अलाउ कर रखा था, बट ये भी एक रीजन था कि सिपाहीज को जो कास्ट और सेक्टेरियन मार्क्स की तरह की जो चीजें थी वो नहीं पहनने दी जाती थी, राइट। तो इसमें डी विल बी करेक्ट आंसर 1, 2 एंड 3। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। क्लियर है सबको? अब हमने इसके अंदर 2-3 चीजें पढ़ ली। हमने ये पढ़ लिया कि कौन कौन पार्टिसिपेंट था, ये अपन ने समझ लिया, और हमने ये समझ लिया कि कॉजेज क्या थे, रिवोल्ट की कॉज क्या थी, ये अपन ने इसके अंदर समझ लिया। अब हम समझेंगे नेचर ऑफ रिवोल्ट। इसके ऊपर भी बड़ा इंपॉर्टेंट रहता है रिवोल्ट का नेचर कैसा था। तो देखो, जो सिपाहीज थे ना, देवर ट्रेंड सिपाहीज, ठीक है, वो ट्रेंड सिपाहीज थे। तो उनको पता था कि भाई देखो, एक सेंट्रलाइज अथॉरिटी बनानी पड़ेगी। तो सेंट्रलाइज अथॉरिटी ये बैठा अपना बहादुर शाह जफर, ठीक है, बैठा बोला है मैंने, क्योंकि बैठा ही रहता था, इसका कोई काम नहीं था। इसके नाम पे सारे काम होते थे। एक तरह से कॉन्स्टिट्यूशनल हेड, जैसे हमारा प्रेसिडेंट होता है, कॉन्स्टिट्यूशनल हेड तो था, और एक तरह से बादशाह की तरह काम था। तो काम कौन करता था? काम करते थे कोर्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर्स। ये एस्टेब्लिश करा गया था कोर्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, जिसके अंदर 10 लोग थे। मेजर डिसीजन ये ले रहे हैं, और 10 लोगों में से आप देखेंगे 6 लोग जो थे ना, वो थे मिलिट्री के, और 4 लोग जो थे वो सिविलियंस थे। इस तरह का एक क्या है, कोर्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर बना। अभी ये आपको नहीं पता होगा, बट दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, बिपिन चंद्रा में भी दे रखा है, सभी मेजर बुक्स के अंदर ये गिवन है, राइट। तो देखो, बहादुर शाह जफर, उसके नीचे कोर्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर के नीचे 6 लोग मिलिट्री वाले और 4 लोग सिविलियन, ये मिलकर मेजोरिटी में डिसीजन देते थे। जहां मेजोरिटी होगी वहां पे डिसीजन मेकिंग हो जाएगी, ठीक है। फिर इसके नाम से, बहादुर शाह जफर के नाम से पढ़ लो भाई, आगे बढ़िए। बहादुर शाह जफर बोल रहे थे, भाई क्या कर रहे हो भाई, हार मत जाना किसी तरह, नहीं ब्रिटिशर्स उठा के मारेंगे मेरे को पूरी तरह, भाई कर क्या रहो तुम लोग। बोले भाई आप चुपचाप बैठे रहो, नहीं ब्रिटिशर्स पहले आपको मार देंगे। ऐसी हालत थी बहादुर शाह जफर की, जो कि लीडर थे। और दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजंस फॉर द फेलियर ऑफ द रिवोल्ट, कि इसकी बहादुर शाह जफर की पोजीशन हमें वैसिलिटेड रही, इधर उधर ऐसे पेंडुलम की तरह घूमता रहा। कभी सोचता ब्रिटिशर साइड ही चल जाओ यार, ये तो हार रहे, क्या करूं, है ना। तो बहादुर शाह जफर अपनी विलनेस से नहीं लड़ रहे थे, राइट। एक तरह से फोर्सफुली उनको नाम की तरह यूज करा जाता था, राइट। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। यहां तक सबको क्लियर है? अब ये देखो, ये अपन को याद करना है। इन दिल्ली ए कोर्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर वर established which was responsible for all the matter of the state. The court consists of the 10 members, और 10 members मतलब 6 from the army और 4 from the civilian departments। इस तरह से 10 members थे। और इसके अंदर क्या होता है, all decisions were taken by the majority votes. The court conducted the affairs in the name of the emperor। और इस चीज को कॉन्स्टिट्यूशनल मिलोक्रेसी कही, क्योंकि देखो मिलिट्री बेस्ड गवर्नमेंट थी, और कॉन्स्टिट्यूशनल मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल हेड तो है इसका कोई, और वो बहादुर शाह जफर वैसा ही जैसे सेरेमोनियल हेड होता है, ठीक है। The king was king and honored as such like a constitutional monarch. Constitutional monarch की तरह किंग को ट्रीट कराया जाता था। Instead of parliament, he had a council of the soldiers in whom the power rested, जो मैंने अभी आपको बताया, whom he was no degree a military commander। कोई मिलिट्री कमांडर नहीं था कि वो जो कहता था वैसा हो जाता था, ठीक है। तो ये आप अपने पहले देखा, एक स्ट्रक्चर्ड मैनर के अंदर इन्होंने चीजें बनाई। बहादुर शाह was recognized as the emperor by all rebel leaders। सभी रेबल लीडर से वो कहा जाएगा कि भाई वो एम्परर माना जाएगा। Coins were struck and the orders were issued in his name। क्वाइन मतलब अथॉरिटी। एट बरेली, बरेली में कौन है भाई? बहादुर, राइट। कंडक्टेड द एडमिनिस्ट्रेशन इन द नेम ऑफ द मुगल एम्परर, ठीक है, मुगल एम्परर के नाम पर ये अपना एडमिनिस्ट्रेशन करने लगे, राइट। द फर्स्ट इंपल्स ऑफ द रेबल्स वाज ऑलवेज, पहले देखो क्या होता था, जैसे कहीं रेबल हुआ, ठीक है, कहीं पर भी हो, चाहे मेरठ में हो, कानपुर में हो, कहीं पर भी हो, तो इनका पहला यही था
कि चलो भाई दिल्ली चलते हैं, सब दिल्ली जाते थे पहले, दिल्ली जाके वहां से ऑर्डर लेते थे और फिर उनको जिम्मेदारी दी जाती थी। तो कहीं पे भी अब सिपाही हर जगह रिवोल्ट कर रहे हैं, सिपाही कह रहे हैं हमने, उनको लग रहा है कि यार हम जीत जाएंगे अब, और सिविलियंस जो हैं वो भी पीछे नहीं है, ठीक है, ऐसे सिविलियंस आर्मी ज्वाइन नहीं कर रहे हैं, बट और सारे काम जो भी वो कर सकते थे वो कर रहे हैं, बिकॉज उनके अंदर भी एक तरह से क्या है, एक तरह से उनके अंदर भी गुस्सा है, सेंटिमेंट इज देयर। तो आप देखो, फर्स्ट इंपल्स ऑफ द रेबल वाज ऑलवेज टू प्रोसीड टू दिल्ली, वेदर दे वर एट मीरठ, कानपुर और झांसी, ठीक है, कहीं पर भी हो दिल्ली की तरफ जाते थे, पहला इंपल्स उनका ये होता था, राइट। सिविलियन पार्टिसिपेशन अगर हम देखें, रिवोल्ट ऑफ 1857 वाज नॉट कन्फाइंड टू द सिपाही अलोन, सिपाही मुटीनी बोलते तो हैं बट इसके अंदर सिर्फ सिपाहियों का नहीं है, राइट। इट विटनेस वाइड स्प्रेड सिविल पार्टिसिपेशन, सिविलियन पार्टिसिपेशन स्पेशली नॉर्थ एंड सेंट्रल इंडिया, पीजेंट्स, आर्टिजन, जमींदार, डिस्पोज्ड, तालुकदार्स, रिलीजियस लीडर्स, अर्बन पुअर जॉइन द अपराइजिंग, सब परेशान है। तो ऐसा आ जाएगा कि पीजेंट्स ने पार्टिसिपेट करा कि हाँ करा, पीजेंट्स ने पार्ट, वो मनी, ये पीजेंट्स अब अपना अपना दुख लेकर बैठ गए, ठीक है, ये मनी लेंडर्स के खिलाफ चले गए, ठीक, आर्टिजन्स जो ब्रिटिशर्स के पिट्ठू हैं उनके खिलाफ चले गए, ठीक है, जमींदार जो है, जो जमींदार सनसेट क्लॉज के अंदर अपनी जमीनें खो के बैठे थे, वो सब भड़क जाएंगे ब्रिटिशर्स पे। कुछ जमींदार बड़े पावरफुल थे पर उनको पेंशन देकर शांत कर रखता, तो वो भड़क जाएंगे। डिस्पोज तालुकदार्स, रिलीजियस लीडर्स, अर्बन पुअर्स ज्वाइन द अपराइजिंग, इस सब ने अपराइजिंग को ज्वाइन करा। इन रूरल एरियाज के अंदर भी अगर ऐसा हो कि भाई देख इट इज कन्फाइंड ओनली टू द अर्बन एरियाज, नो, है ना, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इट इज कन्फाइंड टू द मिलिट्री, सिपाही तक ही कन्फाइंड रहा, नो, ठीक है, पीजेंट ने पार्टिसिपेट नहीं करा उसने, सिर्फ सबने करा, राइट, आर्टिजन्स ने भी करा, जमींदार्स ने भी करा, इन सब ने करा, ठीक है, और कहीं भी उनको कॉलोनियल अथॉरिटी दिखती वहां पर ही वो अटैक कर देते हैं। आई होप दिस इज क्लियर। इन टाउन सच एज दिल्ली, कानपुर, लखनऊ, बरेली, सिविलियंस प्रोवाइड फूड, शेल्टर्स, अब ये सारे काम कर रहे हैं, इंटेलिजेंस, लॉजिस्टिक सपोर्ट टू द रेबल फोर्सेस, है ना, ये भाई इस तरह से काम कर रहे हैं। द एनेक्सेशन ऑफ अवध 1856 प्ले डिसाइसिव रोल, और पूरे के पूरे तालुकदार्स ये सब जो था पहले अथॉरिटी बनाकर बैठे थे, इनकी अथॉरिटी ब्रेकडाउन हो गई, सोशल ऑर्डर ब्रेकडाउन हुआ, और लार्ज सेक्शन ऑफ पॉपुलेशन, मास पॉपुलेशन जो होगी वो पार्टिसिपेट करने लग जाएंगे। और ये ऐसा नहीं कि हम कह रहे हैं, ब्रिटिश ऑफिसर ने ये कहा, ऑफिसर से कहते थे भैया हम को है ना सब ज्यादा मिलिट्री म्यूटिनी से ज्यादा हमको पॉपुलर अपराइजिंग लग रही है, इसमें लोग भड़क गए। ब्रिटिश ऑफिशियल themselves acknowledged that they were confronting not a mere military mutiny, सिर्फ मिलिट्री वालों को सिपाही नहीं है, यहाँ तो पॉपुलर अपराइजिंग हो रही है यहाँ पर, particularly in the Gangetic Plain where reconquest had to be carried out village by village amid the hostile countryside। समझ में आ रहा है, एक विलेज को हमको जब रिकॉन्क्वेस्ट करना पड़ रहा है तो एक एक विलेज को, एक ऐसे नहीं कि गए और सारा एक साथ कर लिया, क्योंकि विलेज वालों को संभालना मुश्किल हो रहा है, ठीक है। तो इस तरह से आप इसके अंदर समझोगे, राइट। तो नेचर ऑफ रिवोल्ट समझ में आया कि भाई नेचर क्या है रिवोल्ट का, है ना, ऐसे क्वेश्चंस बहुत सारे पूछे जाते हैं, ठीक है। एक इसके अंदर इंपॉर्टेंट है आजमगढ़ प्रोक्लेमेशन। आजमगढ़ प्रोक्लेमेशन वाज इशूड ड्यूरिंग द रिवोल्ट 1857, ये पूछा जाता है। अब इट इज वाज इशूड मोस्ट प्रोबेबली बाय द फिरोज शाह। अब ऐसा देखो, फिरोज शाह ने इसके अंदर करा तो था, फिरोज शाह जो थे वो एक रिलेटिव थे मुगल एम्परर के, राइट, हु फाउट इन द अवध, जो कि अवध के अंदर लड़ रहे थे, राइट, एंड एम्स टू सेट आउट द मैनिफेस्टो फॉर व्हाट द रेबल्स वर फाइटिंग फॉर। अब इन्होंने क्या करा, इन्होंने कहा कि भाई हम हमारे राजा के नाम से एक संदेश देना चाहते हैं तुम लोग, प्रोक्लेमेशन, संदेश, राजा का इसलिए प्रोक्लेमेशन वर्ड यूज कर रहे हैं ना, राजा के नाम से, जिसमें हम ये बताएंगे आपको, है ना, फिरोज शाह ऐसे बोलते हैं, ठीक है, कि राजा ने मेरे से बोला है कि आप सबको तक ये बात पहुंचा दो कि भाई इस रिवोल्ट के अंदर हम सबको कैसे पार्टिसिपेट करना है, इस रिवोल्ट के अंदर जमींदार को क्यों पार्टिसिपेट करना चाहिए और कैसे पार्टिसिपेट करना चाहिए, क्या करना है क्या नहीं करना है, डूज एंड डोंट्स, है ना, गाइडलाइंस बताइए इनको, जमींदार को किस लिए पार्टिसिपेट, जमींदार की क्या प्रॉब्लम्स हैं और उसको ब्रिटिशर्स के जाने से वो कैसे सॉल्व होगी, और इसलिए जमींदार को क्या करना चाहिए, ये लिखा हुआ है इसके अंदर। हर सेक्शन ऑफ सोसाइटी, मर्चेंट्स के बारे में लिखा हुआ है, ठीक है, रिलीजियस जो लोग हैं जैसे पंडित लोग हो गए, मौलवी लोग हो गए, इनके बारे में लिखा हुआ है कि भाई तुमको क्यों पार्टिसिपेट करना चाहिए, ठीक है, जो गवर्नमेंट के लिए काम कर रहे हैं, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, उनके लिए लिखा हुआ है, ठीक है। जैसे डू और डाई की स्पीच सुनी होगी, अगर आपने समझी होगी डू और डाई की स्पीच महात्मा गांधी की, तो उसमें उन्होंने कहा था कि सबको क्या क्या करना चाहिए, कि स्टूडेंट्स के लिए क्या काम है, ठीक है, ऑफिशियल्स के लिए काम क्या है, मिलिट्री वालों के लिए काम क्या है, इंडियंस के लिए, इंडियन जो मिलिट्री के अंदर है, सब कुछ बताया था उन्होंने। उसी तरह से ये प्रोक्लेमेशन के अंदर सबके बारे में सबकी जिम्मेदारियां बताई गई और सबकी बारे में बात करी गई। उसमें ये लिखा गया कि देखो रिलीजन के बारे में, रिलीजियस लोगों के बारे में कह रहे हैं तो ये लिखेंगे, देखो भाई अगर अभी हम नहीं चाहते ना तो ये क्या करेंगे, सारे के सारे हमको क्रिश्चियन बना देंगे, तो फिर अभी तुम क्रॉस लगा के फिर घूमना, ठीक है,
है ना, क्रिसमस डे बनाना फिर आराम से, ठीक है। जमींदार को कहते थे कि यार पहले तुम्हारी क्या औकात हुआ करती थी भाई, जमींदार नाम सुनते ही तुम्हारे अब क्या औकात होगी, देखो ब्रिटिशर्स ने क्या कर दिया आपके लिए। तो यहां पर अगर आप देखेंगे तो दिस इज कि कैसे ब्रिटिश के अंदर सबको इस तरह से हटाया गया, राइट। ये इसके अंदर बताया गया, धीरे धीरे करके सबको हटाया जा रहा। आज नहीं लड़े, अब नहीं तो कभी नहीं, राइट। तो यहां पर यह है कि इट हैड सेवरल सेक्शंस व्हिच लेड डाउन द कंडीशंस एंड द गाइडलाइंस फॉर द डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ द रेबल्स। सेक्शन फर्स्ट रिगार्डिंग जमींदार्स, सेक्शन सेकंड रिगार्डिंग मर्चेंट, सेक्शन थर्ड रिगार्डिंग पब्लिक सर्वेंट, सेक्शन फोर्थ रिगार्डिंग आर्टिजन्स, सेक्शन फिफ्थ रिगार्डिंग पंडित्स, फकीर्स एंड अदर लर्न्ड पर्सन्स, ठीक है। तो प्रोक्लेमेशंस कंप्लीटली रिजेक्ट एवरीथिंग एसोसिएटेड विद द ब्रिटिश रूल ऑफ फिरंगी राज एज दे कॉल्ड, राइट। फिरंगी राज से रिलेटेड जो भी चीजें होंगे, जो भी एसोसिएटेड है, ठीक है, तो उसको हम क्या करेंगे, हम अपोज करेंगे। दे कंडेम द ब्रिटिश फॉर द एनेक्सेशन दे हैड कैरिड आउट एंड द ट्रीटीज दे हैड ब्रोकन, है ना। ये कहते हैं कि देखो ये क्या करते थे, इन्होंने सब्सिडरी अलायंस करी, इससे भी कर ली, इससे भी कर ली, दोनों को बढ़ा दिया आपस के अंदर, खुद मजे खा रहे हैं हम। प्रोक्लेमेशन express the widespread fear that the British were bent on destroying the caste, religion, Hindu, Muslims, converting them into Christianity, fear that led the people to believe many of the rumors circulated at that times. People were urged to come together to fight, to save their livelihood, their faith, their honor, their dignity, their religion, है ना, सब कुछ देंगे ग्रेटर पब्लिक गुड के लिए आपको लड़ना चाहिए। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। तो ऐसा यहाँ पर आपको एक आइडिया लगा होगा व्हाट इज द नेचर ऑफ द रिवोल्ट, रिवोल्ट का नेचर किस तरह का था, ठीक है। अभी इसके अंदर रिवोल्ट का नेचर किस तरह का था, इसको हम ये भी पढ़ेंगे, व्हाई रिवोल्ट फेल्ड, ठीक है। देखो हर डायमेंशन कवर कर लो ना, तो क्वेश्चन कहां से बनेगा। क्वेश्चन ये बन सकता है कि कोई भी इंसिडेंट होगा, उसको क्वेश्चन क्या बनेगा, व्हाट इज द बैकग्राउंड, है ना, पहला क्वेश्चन ये बन सकता है, ठीक है। व्हाट आर द कॉजेज, व्हाट आर द ट्रिगरिंग कॉजेज, ऐसा कुछ क्वेश्चन बन सकता है। फिर व्हाट इज द नेचर, कि नेचर ऑफ रिवोल्ट कैसा था, राइट, ये पूछ सकते हैं। फिर ये पूछ सकते हैं कि रिवोल्ट फेल क्यों हुआ या रिवोल्ट सक्सेस क्यों हुआ, ठीक है, किस किसने पार्टिसिपेट करा, वो नेचर ऑफ रिवोल्ट करता है। फिर लास्ट के अंदर कॉन्सिक्वेंसेस क्या हुई इस रिवोल्ट की, ऐसे पूछ सकते हैं। सारे डायमेंशन हम कवर कर लेंगे। ये हम हर इंसिडेंट के लिए इसी तरह से करेंगे, है ना। अगर बंगाल पार्टीशन मूवमेंट होगा तो उसको भी इसी तरह से हम पढ़ेंगे, जिससे कि सारी कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग आपकी क्लियर होगी। और फैक्चुअल जितना करने की कोशिश, देखो फैक्चुअल बहुत सारा होता है, पर सबसे ज्यादा आपके पास होगा फैक्चुअल, ये मैं आपको कह सकता हूं। मैं ऐसा तो नहीं कहूंगा पॉइंट ही कवर कर लिया अपन, बट आई एम ट्राइंग टू डू दैट। तो इन दैट अटेम्प्ट व्हाट वी आर डूइंग इज दैट कि मैं सब कुछ देखकर, सब कुछ सर्च करके हर तरह से आपको यहाँ पर कंप्लीट नोट्स प्रोवाइड करने की जरूरत है। तो ऐसा किसी और के पास नहीं होगा, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है, किसी और के पास ऐसे नोट्स नहीं होंगे, किसी बुक के अंदर किसी के अंदर ऐसे कोई पढ़कर ऐसे कोई किसी के पास नहीं होगा। आप पूछ लेना किसी से भी, ये जो चीजें हैं, ये सब चीजें आप पूछ सकते हो कि पता है क्या भाई, और ये क्वेश्चन में पूछे गए हैं, यूपीएससी के अंदर पूछी जाती हैं चीजें। तो हमारे नोट्स बेस्ट हैं, हमने बहुत सारे क्वेश्चंस करे हुए, इतने तो बच्चों ने करे नहीं होंगे। हिस्ट्री के अंदर अभी जैसे 249 क्वेश्चन हो गए, अभी किसी ने टोटल नहीं करे होंगे 3-4 साल के अंदर 249 क्वेश्चन हिस्ट्री के अंदर, और अभी तो स्टार्ट हुई है, अभी तो उसके ऊपर भी अपन 1000-2000 क्वेश्चन करेंगे। 249 तो यहाँ पे कर रहे हैं, फिर अपनी शीट में भी अपन ने कर रखे हैं, ठीक है। 130 के आसपास अपने 130-140 के आसपास या 150 के आसपास अपनी शीट में कर ली। तो कहीं पे भी हम कसर नहीं छोड़ रहे। कसर कहां छूट सकती है, कसर आपकी साइड से छूट सकती है कि भाई न्यू ईयर बनाना है तो 4 दिन तक न्यू ईयर ही बनाते रह गए, समझ में आ रहा है, बनाओ कोई दिक्कत नहीं है, पर एक टाइम होना चाहिए, मतलब उसको कंपनसेट कर लो कि ज्यादा पढ़ लो, ज्यादा पढ़ के फिर बना लो। हम भी तो ऐसे करेंगे, हम कोई सेलिब्रेट नहीं करेंगे क्या, सेलिब्रेशन थोड़ा चला जाएगा लाइफ से, और चला जाए तो बढ़िया है, ठीक है। बट ठीक है, फिर भी अगर ह्यूमन बीइंग है, थोड़ा बहुत अपन को सेलिब्रेट कर लेना चाहिए, पर ऐसा नहीं कि सेलिब्रेशन में ही चले गए साहब 4 दिन। और सेलिब्रेट करो तो ऐसा करो, तब जाके करो जब तुमको पता हो कि हम एक्स्ट्रा पढ़ लिए, भाई अब 2 घंटे का एक्स्ट्रा पढ़ लिए, तो अब हम कर सकते हैं ये चीज। घर जा रहे हैं, घर में थोड़ा सा टाइम वेस्ट होगा, तो तभी जाओ जब तुम 1 हफ्ते से लगातार अच्छे से पढ़ रहे हो, तब जाओ घर। कि भाई 1 हफ्ते का अपन ने कवर कर लिया, हम डबल पढ़ लिए, अब जाके अपन कर सकते हैं, और वहां पे भी पढ़ते रहो। फिर ऐसे करना, और सिर्फ दिमाग में एक बात होगा, भाई 4-5 महीने की तो खेल है, 4-5 महीने का खेल है, उसमें कितने सारों की इज्जत है अपने साथ, घर वालों की इज्जत है, ठीक है। पड़ोसियां बड़े परेशान हो रहे हैं, बच्चा कर क्या रहा है इनका, ठीक है। रिलेटिव्स परेशान हो रहे हैं, है ना, उनको एक परेशानी ये लगी रहती है कि भाई क्या कर रहा है, कर नहीं ले गई, उनकी परेशानी दूर करनी है एक बार सिलेक्शन लेकर, समझ में आ रहा है। तो ये सब काम हमें करने हैं, तो अब इसके लिए मेहनत तो करनी पड़ेगी भाई, देखो, है ना, और मेहनती बनना पड़ेगा, मेहनत के बिना कुछ नहीं होगा। देयर इज नो शॉर्टकट ऑफ मेहनत, पहले सुन लो, ये सब चीजें अपन कर रहे हैं, ये भी मेहनत ही है ना। ये सब मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो ऐसा थोड़ा ना कि एकदम से बस हुआ, कितना टाइम लगाना पड़ता है इसके अंदर, जबकि नोट्स पहले से प्रिपेयर्ड है, पहले से पढ़ा चुका हूं। जब भी कम से कम आपकी एक क्लास प्रिपेयर करने के लिए, ये वाली क्लास मेरे को 4 घंटे लगते हैं, 4 से 5 घंटे,
कुछ शाम को कर लेता हूँ, कुछ सुबह कर लेता हूँ उठकर, ऐसे करते हैं। तो इन सब में तुमको ये समझना है कि ज्यादा से ज्यादा हमारा एक भी मिनट हमारा वेस्ट ना हो, राइट। चलो आगे करते हैं। 249 का करेक्ट आंसर होगा कि पार्टिसिपेशन ऑफ पीजेंट्स इन द आर्टिशन, ठीक है, दैट इज करेक्ट। इशुएंस ऑफ द प्रोक्लेमेशन एड्रेसिंग इकोनॉमिक ग्रीवेंसेस, दैट इज आल्सो करेक्ट। बर्निंग ऑफ रेवेन्यू रिकॉर्ड्स एंड द डेट बॉन्ड्स, ठीक है, दैट इज आल्सो करेक्ट। कि अब अच्छा एक चीज और थी इसके अंदर कि ये जो लोग थे, सिविलियंस जो लोग थे ना, इन्होंने ये रिवोल्ट को इस तरह से लेकर गए कि भाई जो भी मनी लैंडर्स, जमींदार जो इनका ऑपरेशन कर रहे थे, तो भाई अब सबको मार पड़ रही है तो इनके अगेंस्ट भी हो जाओ, ठीक है। तो कई जगह विलेजेस के अंदर यहाँ पर देखा जाएगा, रूरल एरियाज के अंदर पर्टिकुलरली जो जमींदार, जो ऑपरेसिव जमींदार होते थे, ठीक है, जो मनी लैंडर्स होते थे, उनके डेट बॉन्ड्स, रेवेन्यू रिकॉर्ड्स उनके घर जाके सारे, वो जो उनके बही खाते थे, राइट, जिसमें लिख रखा था, जिसमें अंगूठा छुपा रखा था उसने, ठीक है, वो सब कुछ जला दिए गए, ऐसा भी देखा गया, राइट। तो दैट इज ऑल्सो करेक्ट। प्रेजेंस ऑफ सेंट्रलाइज नेशनल लीडरशिप, ये तो नहीं था, ठीक है ना। यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी हमको, सब है ना। अभी आप देखोगे फेलियर ऑफ, जब रिवोल्ट पढ़ेंगे फेलियर ऑफ रिवोल्ट, तो उसके अंदर बेसिक यही थी कि एक भी अगर नेशनल लेवल का लीडर खड़ा हो जाता ना, तो भाई काम बन जाता। नेशनल लेवल जो खड़ा था, बहादुर शाह जफर, उसके पांव कांप रहे थे, वो कोई खड़ा नहीं था, वो तो आधा खड़ा था आधा बैठा था। ब्रिटिशर्स ने खुद ने कहा है कि यार इतना रिवोल्ट इतना तगड़ा था, हमें पता नहीं था, और हमें बिल्कुल भनक नहीं, हमारी इतनी सारी इंटेलिजेंस एजेंसी सब फेल, इतना तगड़ा रिवोल्ट था, हमें भनक ही नहीं लगी कुछ हुआ है, राइट। और इतना हो जाएगा हमारे तो दिमाग में ही नहीं था। और अगर एक भी नेशनल लीडर खड़ा हो जाता, जैसे मान लो कोई बढ़िया सा लीडर होता उस वक्त, तो ब्रिटिशर्स खुद कहते हैं कि हम ये रिवोल्ट हारे हुए थे भाई। वो तो झांसी से अलग लड़ रही है रानी लक्ष्मीबाई, कानपुर से अपने नाना साहब अलग लड़ रहे हैं, तो उन्होंने सब अपने अपने रीजंस के कारण लड़ रहे हैं। कोई भी ऐसा नहीं कि देश के लिए लड़ रहा है, नेशनलिज्म की फीलिंग वाज नॉट देयर, सब अपने रीजंस के लिए लड़ रहे हैं। इनके रीजन सॉर्ट आउट हो जाते तो लड़ते नहीं। अगर रानी लक्ष्मीबाई को, है ना, झांसी की रानी को, ठीक है, ये बात लोगों को ऑफेंड कर सकती है, बट दिस इज ट्रुथ। उन्होंने ट्राई करा कि भाई मेरे को अलाउ कर दो, अडॉप्टेड सन जो है मेरा, उसको वो नेचुरल है, और डॉक्ट्रिन ऑफ लेफ्ट में यहाँ पे मत लड़ाओ, लगाओ झांसी के अंदर। तो मत लड़ा। अगर वो कहते थे ठीक है मैडम, हम आपसे सहमत है, हम नहीं कर रहे हैं नेक्स्ट आपके झांसी को, तो बोलते ठीक है, इट्स ओके, आई विल फाइट विद यू। हो सकता था वो उनके साथ लड़ लेती। सब अपने अपने लेके बैठे हैं, राइट। कोई भी ऐसा नहीं है कि नेशनल लीडर है, नेशनलिज्म की एक फीलिंग आ रही है किसी के अंदर, समझ में आ रहा है? कोई भी एक नेशनल लीडर नहीं आ रहा है। तो दैट्स वाई फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फिफ्थ इज करेक्ट। जब अपन फेलियर पढ़ेंगे तो उसको और अंडरस्टैंड करेंगे। डी जो ऑप्शन लगता है कि ऐसा नहीं कि 10 लोगों की काउंसिल बन गई तो उसके कारण एक सेंट्रलाइज्ड हो गया सिस्टम सारा का सारा, है ना। एक नेशनल लीडर, नेशनल लीडरशिप तो थी नहीं इसके अंदर, राइट। ये सबसे बड़ा इसका एक फेलियर है। सर एक क्वेश्चन था, जो 10 लोगों की काउंसिल में 6 मिलिट्री 4 सिविलियन थे, वो भी सारे इंडियंस ही थे, तो उसमें भी कोई इंडियंस ही थे, ओके, इंडियंस ही थे। और ये ऐसा नहीं कि अब जैसे इसमें से कोई मर गया तो दूसरा चेंज हो जाता है, ऐसा नहीं परमानेंट है, राइट। चलो 250 करें। अब देखो लेक्चर नंबर 1 से लेकर 10 तक पॉलिटी का आपका रिवीजन भी हो चुका है, आपको पढ़ा भी दिया है अच्छे से। अब उसको अच्छे से रट लो, ठीक है। किसी भी दिन मैं आप लोगों से ओरल टेस्ट ले सकता हूँ, किसी भी दिन, ठीक है। हो सकता है कल ही ओरल टेस्ट हो जाए आपका, तो बिल्कुल अच्छे से रट लो। मैं पूछूंगा, तुमको बताना पड़ेगा, जो नहीं बताएगा उसको फिर प्रॉब्लम होगी। चलो 250 का ए विल बी करेक्ट आंसर। द रिवोल्ट ऑफ 18th पॉपुलर अपराइजिंग इन सर्टेन रीजन्स, द आर्ट सेक्शन ऑफ रूरल पॉपुलेशन एक्टिवली सपोर्टेड द रेबल्स, ठीक है। 251 करो। इट वॉज कन्फाइंड टू द मिलिट्री कंटोनमेंट्स ओनली, नो, राइट। सिविलियंस भी इसके अंदर थे, पर सिविलियन ऐसे नहीं कि मिलिट्री ज्वाइन कर रहे, वो अपनी तरीके से लड़ रहे हैं, अपनी तरह से कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। इट विटनेस अटैक्स ऑन द सिंबल्स ऑफ द कॉलोनियल अथॉरिटी, दैट इज करेक्ट। इट इन्वॉल्व ट्रेडिशनल एलीट सच एज
तालुकदार, ये भी इसके अंदर पार्टिसिपेट कर रहे थे। इट स्प्रेड यूनिफॉर्म अक्रॉस एंटायर इंडियन सबकॉन्टिनेंट। नो, साउथ के अंदर तो बहुत ही कम था, क्रांति साउथ के अंदर तो हुई नहीं। इवन निजाम ऑफ हैदराबाद वाज देयर विद द ब्रिटिशर्स, उसने अपनी आर्मी भेज दी ब्रिटिशर्स के साथ, मारो भाई इंडियंस को, ठीक है। ओनली टू, ये अभी अपन पढ़ेंगे सारा का है ना, फेलियर ऑफ रिवोल्ट के अंदर पढ़ेंगे, तो बी विल बी द करेक्ट आंसर। 252 करो। बहुत कम बच्चे लाइव आ रहे हैं, राइट। ये इतना इतना जल्दी एक्सपेक्ट नहीं करा था मैंने कि आप लोग लाइव नहीं आएंगे, और जो रिकॉर्डेड देख रहे हैं वो सुन लो, कहीं ना कहीं आप पीछे हो, ठीक है, लाइव स्टूडेंट से। और जो लाइव आ रहे हैं उनका अलग लेवल का डिसिप्लिन मेंटेन कर रखा है उन्होंने, समझ रहे हैं। तो दैट आल्सो मैटर्स कि आप सोच रहे हो कि रिकॉर्डेड हम 1x पे देख लेंगे, 2x पे देख लेंगे, 3x पे देख लेंगे, उससे कुछ नहीं होगा, टाइम ज्यादा ही लगेगा, इससे 2 घंटे से ज्यादा ही लगेगा, नोट करके देख लेना। और जो अंडरस्टैंडिंग इन लोगों की बन रही है तुम्हारी नहीं बन रही, ठीक है। अगर तुम्हारे पास कोई समस्या है कि साहब जॉब जाना होता है, ये होता है तब तो दैट इज ऑल राइट, ठीक है, फिर तो तुम्हारे लिए वही बेस्ट है। पर अगर मस्ती है कि भाई साहब उठा नहीं जाता है सुबह, सर्दी का टाइम आ गया सर, तो फिर दिक्कत है। तो करेक्ट आंसर, आजमगढ़ प्रोक्लेमेशन डेमोन्स्ट्रेटेड दैट रिवोल्ट ऑफ इंडियन पॉलिटिकल एंड गवर्नमेंट आइडियोलॉजी, दैट इज करेक्ट। प्रोक्लेमेशन डिमांडेड द रिस्टोरेशन ऑफ द मुगल एज ए सोल ऑब्जेक्टिव ऑफ द रेबल, नो, तो सी विल बी करेक्ट आंसर। ये इनका सोल ऑब्जेक्टिव नहीं है, ठीक है। अगर ये कहते तो फिर वो थोड़ा सा लगता कि भाई अपनी बातें कर रहे हैं। और ये कह देते तो सब यूनिटी नहीं बन पाती है ना। तो उन्होंने कहा कि अभी तो ब्रिटिशर्स को निकालो, फिर देखते हैं भाई क्या करना है। ठीक है, तो यहां पर सेकंड विल बी करेक्ट आंसर। सिविलियंस के लिए ज्यादा सिविलियन के सपोर्ट के लिए था, ठीक है। और आजमगढ़ प्रोक्लेमेशन वाज इशूड आफ्टर था, दिस इज नॉट राइट, ठीक है, बीच में ही करा गया था 1857 के रिवोल्ट के। 254 करो। The revolt of 1857 was fully organized national war of independence, no. Revolt of 1857 showed element of both military mutiny and the popular rebellion, that is correct. So 2 only will be the correct answer, B will be correct answer. 255. थोड़ा ना अपनी स्पीड भी आपको मेरे को लगता है बढ़ानी चाहिए सो बच्चों को, है ना, जल्दी जल्दी पढ़ना। और 2 घंटे तक मतलब आपको बिल्कुल एक्टिव रहना सीखना चाहिए कि 2 घंटे तक बिल्कुल दिमाग को 100% कैसे यूज करा जाता है। ऐसे नहीं थक गया थोड़ा सा, ऐसा नहीं करना। तो रिवॉल्ट ऑफ 1857 assume the character of the popular uprising in many areas, yes. सिपाही maintain close ties with the villages, yes. Right, peasant grievances overlap with the सिपाही's grievances, that is correct. तो A will be correct answer. 256 कर लो। तो कल शायद नेशनल पार्क्स करा दिए क्या आपको? स्टार्ट करा दिया सर ने नेशनल पार्क्स को। अच्छा, ज्योग्राफी तुम्हारी वैसे कंप्लीट हो गई क्या सर की तरफ से? सही बच्चे एक बार बताएं। नेशनल पार्क सर कल स्टार्ट कराए थे, आज भी कराएंगे सर। अच्छा ये बताओ मनोज कि ज्योग्राफी कंप्लीट हो गई, इंडियन इकोनॉमिक और ये सारी ज्योग्राफी? हाँ वो तो सर मोस्टली कवर कर दी सर ने, है ना, वो कवर हो गई, मतलब सर की तरफ से कवर हो गई ना। वो तो अपन कर लेंगे बाद में, चीजें कर लेंगे, राइट। तो आपका ज्योग्राफी कंप्लीट हो गया सर की तरफ से, राइट। पॉलिटी हो गया, ठीक है। ज्योग्राफी के अंदर मेरे को टॉपिक्स पता चलते ही है ना, मैं आपको फिर ज्योग्राफी की क्लास लेता हूँ। अब इसके बाद फिर सर ये करवा देंगे, इसके बाद फिर हम एनवायरनमेंट स्टार्ट करेंगे, एनवायरनमेंट में आपको पढ़ा दूंगा, राइट। उसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, मैं नहीं चाहता कि वो कहीं से भी आपको ऐसा लगे कि वीक हो रहा है, ठीक है। उसमें क्वेश्चंस अपन करवा लेंगे, सब कर देंगे। फिर जैसे इसके पैरेलल अब एनवायरनमेंट चलेगा, टाइम का सेटिंग मैं करके बताऊंगा आपको क्या करना है, राइट, टाइम का, ठीक है। और फिर अपन जैसे ही मॉडर्न हिस्ट्री खत्म होती है ना, इकोनॉमिक्स अपन स्टार्ट कर देंगे,
तो इकोनॉमिक्स हो जाएगा आपका, एनवायरनमेंट हो जाएगा, और पॉलिटी, मॉडर्न हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ठीक है, मेन सब्जेक्ट्स हो जाएंगे, ठीक है। फैब तक आपके काफ़ी चीज़ें कंप्लीट हो जाएंगी। द मोस्ट अप्रोप्रिएट डिस्क्रिप्शन ऑफ द रिवोल्ट 1857 वाज a limited elite conspiracy. No. Appropriate descriptions. A reasonably widespread popular rebellion with the military origins. Yes, D will be the correct answer. चलो अब किस तरह से आगे चलता है ना, ये तो अपन ने पढ़ लिया नेचर। अब किस तरह का कोर्स ऑफ एक्शंस क्या होता है, ठीक है। तो अब वापस उन वीरों को वापस बुलाते हैं, ठीक है। आ जाओ भाई, है ना। नाना साहेब आए, ठीक है। नाना साहेब कौन थे? नाना साहेब थे बाजीराव सेकंड के बेटे, ठीक है। ये भाई इनको पेंशन मिलती थी, पेंशन से खुश नहीं थे, ठीक है। इन्होंने कहा कि भाई साहब अपने पेंशन का इनका इशू हो गया था, राइट। तो इसके बाद ये क्या कर रहे हैं, इसके बाद ये रिवोल्ट में आ गए थे, ठीक है। तो इन्होंने बोला कि आई एम पेशवा, मैं पेशवा हूं आज से, ठीक है। आई अ गवर्नर अंडर द एम्परर बहादुर शाह। इन्होंने ये डिक्लेयर करते हैं भाई पेशवा का जैसा स्टेटस होता था वैसा, ठीक है। ये कौन थे? नाना साहेब, द अडॉप्टेड सन ऑफ द लेटर पेशवा बाजीराव, ठीक है। वो who lived near the कानपुर, gathered armed forces and expelled the Britishers garrison from the cities। आए और ब्रिटिशर्स को भगा दिया, ठीक है। ब्रिटिशर्स भाग गए। He proclaimed himself as a पेशवा। जैसे वो भागे तो उन्होंने बोला हम पेशवा हैं। He declared that he was a governor under Emperor बहादुर शाह जफर, और बहादुर शाह जफर को उसको इन्होंने, तो यहाँ पे नाना साहेब जीत गए, ठीक है। कहाँ पर? नाना साहेब कानपुर के अंदर जीत गए, कानपुर के एरिया के अंदर से ब्रिटिशर्स को भगा दिया, राइट। दूसरे ये देखो, ये है ब्रिजेस कादर, ठीक है। ब्रिजेस कादर जो है वो उनके बेटे हैं नवाब, ठीक है। कौन नवाब बताएं? वाजिद अली शाह, ठीक है। वाजिद अली शाह। मेरे पिताजी से अवध अनेक्स कर लिया, अब लखनऊ का नवाब मैं हूं, ये लखनऊ का नवाब बन गया, ठीक है। मम्मी के साथ ब्रिटिशर्स को उखाड़ फेंकेंगे। देखो इसके मुंह भी नहीं है एविडेंस से, ठीक है। तो ये माइनर है। इनकी मम्मी जो है, ठीक है, दैट इज व्हाट, मम्मी का नाम बताया कोई? मम्मी का नाम हजरत महल, ठीक है। बेगम हजरत महल, वही बेगम हजरत महल। तो लखनऊ में क्या हुआ? ब्रिजेस कादिर, इसको क्या दिक्कत थी? अगर नवाब वाजिद अली शाह को नहीं हटाया जाता तो उसको कोई दिक्कत नहीं होती, ठीक है। ये हो सकता था सिपाही के अगेंस्ट में खड़े हो जाते, राइट। ब्रिजेस कादिर, द सन ऑफ द डिपोज्ड नवाब वाजिद अली शाह, वाज प्रोक्लेम्ड द न्यू नवाब। ही टू एक्नॉलेज द सुजरेनिटी ऑफ द बहादुर शाह जफर। हिज मदर बेगम हजरत महल टुक एक्टिव पार्ट इन ऑर्गेनाइजिंग द अपराइजिंग अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स। यहां पर भी इस तरह से। तीसरी, झांसी में टाटे टोपे के साथ मिलकर ब्रिटिशर्स को मारे गिराएंगे। ये कौन बोल रही है? रानी लक्ष्मीबाई, ठीक है। यहां पर देखो पीछे बच्चा लटका हुआ है, ठीक है। अडॉप्टेड सन है इनका। इनकी भी दिक्कत क्या थी? इनकी दिक्कत ये थी कि भैया हमको डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के अंडर एनेक्स करा जा रहा है। इन झांसी रानी लक्ष्मीबाई द जॉइंड द रेबल सिपाहीज एंड फॉट द ब्रिटिश अलोंग विद द टाटे टोपे द जनरल ऑफ द नाना साहब। एक और है अवंतीबाई। अवंतीबाई के बारे में सुना है? अवंतीबाई के बारे में एक तरह से इनको बोले जाते हैं कि छोटी रानी लक्ष्मीबाई है, राइट। और इनको क्या था? इनका भी यही सीन था, राइट। और यहां पर अगर हम देखें एनसीईआरटीज के अंदर इसके बारे में दे रखा है पूरा एक ब्लॉक बनाकर, दैट्स व्हाई दिस शी इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। कभी भी पूछा जा सकता है यूपीएससी के अंदर। तो इन मंडला रीजन ऑफ मध्य प्रदेश के अंदर मंडला रीजन, ऐसे भी पूछा जा सकता है रानी अवंतीबाई कौन से रीजन की थी? यूपी की, एमपी की, है ना, इस तरह से। लोधी ऑफ रामगढ़, ठीक है। अवंतीबाई लोधी ऑफ रामगढ़ रेज्ड and led an army of the 4,000 against the British who had taken over the administration of her state, ठीक है। British were greatly outnumbered by the rebel forces। rebel force ने बुरी तरह से इनको मारा। तो हर जगह से इनको ब्रिटिशर्स को मार पड़ रही। तो स्टार्टिंग में तो ऐसा हुआ था, ब्रिटिशर्स घबरा गए थे, छोड़ के भाग रहे थे, अरे भाई ये क्या हो गया एकदम से। तो ये कह रहे हैं कि हर जगह से इनको मार पड़ी। और 1857 एकदम से स्टार्टिंग वाला पॉइंट तो ऐसा था कि हर जगह हर कोई कह रहा है चलो ये तो अपने साथ है। इतने में देखो तो भाई पूरे सब आ गए इकट्ठे होके, है ना। स्टेशन जला दिया, ठीक है। ब्रिटिशर्स को मार के भगा दिया, ब्रिटिशर्स भाग गए और सबको लग रहा था भाई अब तो जीत गए। देखो क्या ये इनकी, एक बार हम खड़े हो गए ना एक बार साथ में, तो ये देखो कैसे भाग रहे हैं। तो दे वर डिफीटेड इन नंबर्स ऑफ द बैटल्स। दिस कन्विंस्ड द पीपल दैट द रूल ऑफ द ब्रिटिश हैड कोलैप्स्ड फॉर गुड एंड गेव देम द कॉन्फिडेंस टू टेक द प्लंज एंड जॉइन द रेबेलियन। और जो लोकल लोग थे वो भी ज्वाइन करने के, भैया अभी तक तो डरे हुए से बैठे थे, बोले अरे ये तो भाग गए, अरे ये ब्रिटिशर्स। इनको तो ऐसे लगा अच्छा इन ब्रिटिशर्स की गोली लगती भी है, अच्छा इनके अंदर से खून निकलता भी है, अरे बाप रे ये भी मरते हैं। अच्छा पहली बार लोगों को ऐसा लगा। एसोसिएशन ऑफ वाइड स्प्रेड पॉपुलर रेबेलियन डेवलप इन द रीजन ऑफ द अवध इन द पर्टिकुलर, ठीक है। ऑन 6 अगस्त
1857 वी फाइंड ए टेलीग्राम सेंड बाय द लेफ्टिनेंट कर्नल टाइटलर, और वो क्या लिख रहे हैं देखो, अवर मैन्स आर कोड बाय द नंबर्स, हमारे मैन, इतने सारे लोग आ जाते हैं, गांव का गांव उठ के आ जाता है, भाई इनको कैसे संभाले, ठीक है। हम पूरे थाने के अंदर 30 लोग बैठे हैं और देखा 1000 लोग इधर उधर से आ गए तलवारें वलवारें लेके, समझ में आ रहा है, पता नहीं घोड़े पे आक्रमण, और हमको तो समझ ही नहीं आया, इतने में तो मार ही दिया हम सबको। एंड द एंडलेस टू देम द नंबर अपोज टू देम एंड द एंडलेस फाइटिंग, बोले कितनों से लड़े, एवरी विलेज इज हेल्ड अगेंस्ट अस, जमींदार से राइजन टू अपोज अस, क्या करें भाई, ये उनके टेलीग्राम है, राइट, जो भेज रहे हैं अपने एक तरह से ऑफिसर्स को, ठीक है। तो बहुत बुरी तरह से पिट रहे हैं, बहुत सारे नए लीडर्स आ रहे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अहमदुल्ला शाह, ठीक है, अ मौलवी फ्रॉम द फजियाबाद, प्रोफेस्ड दैट द रूल ऑफ द ब्रिटिश वुड कम टू एन एंड सून, ठीक है। उन्होंने कहा कि भगवान आए मेरे पास, मतलब मेरे को एक तरह से, इनको ऐसा होता है ना, मौलवी लोगों के लिए ऐसे बोला जाता है कि उनको पहले से पता चल जाती है चीजें, तो मौलवी साहब ने बोला कि मेरे को पता है भाई अपन जीतेंगे, ठीक है। ही कॉट द इमेजिनेशन ऑफ द पीपल एंड रेज्ड अ ह्यूज फोर्स ऑफ द सपोर्टर। अब सबने सोचा भाई मौलवी साहब ने बोल दिया, इनको तो पता ही चल जाता है पहले से ही, इनके पास तो सुपर नेचुरल पावर है, चलो भाई लग जाओ मौलवी जी के साथ। ही केम टू लखनऊ टू फाइट द ब्रिटिश, इस तरह से। इन दिल्ली, दिल्ली में क्या हो रहा था, अ लार्ज नंबर ऑफ गाजीज और द रिलीजियस वॉरियर्स केम टुगेदर टू वाइप आउट द व्हाइट पीपल। Bakht Khan, a soldier from the Bareilly, took charge of the large forces of fighters who came to the Delhi. He became a key military leader of the rebellion in Bihar, and old Jamidar Kunwar Singh joined the rebel Sipahis and battlefield with the British for months. Leaders and the fighters from across the land joined the fight. सब आ रहे हैं अलग अलग, भाई तुम कहाँ से आओ, मैं बिहार से आऊँ, भाई तुम कहाँ से आओ, मैं बरेली से आऊँ, चलो भाई, सब लड़ रहे हैं, सब एक ऐसा लग रहा है कि सारे के सारे अलग अलग जगह से फाइटर्स आ रहे हैं और लड़ रहे हैं। और स्टार्टिंग में ब्रिटिशर्स को नहीं था कि इतना कुछ हो जाएगा भाई, वो बोला भाई काई की राइफल भेज दी तुमने, रिलीजियस सेंटिमेंट इनके हट कर दिए जबरदस्ती के, देखो हम मार रहे हैं ब्रिटिश, और बुरी तरह से कूट दिया ब्रिटिशर्स को, ठीक है। तो सब बोल रहे थे कि ब्रिटिशर्स कूट गए, राइट। अब क्या होगा, अब थोड़े दिनों की बात थी, बट थोड़े दिनों का ही था, राइट। अपन को पता था, हिस्ट्री में तो सब कुछ पता रहता है। अभी तो तुमको लग रहा होगा, अगर मान लो हिस्ट्री नहीं पढ़ी होती अपन ने, तो अभी तुमको लग रहा होगा वाह सर आजादी मिल गई, ठीक है, पर हिस्ट्री में सब पता ही है, हम तो हारे थे, राइट। तो कंपनी फाइट्स बैक, कंपनी वापस से लड़ाई करती है ना। और कंपनी जब फाइट बैक करेगी ना, तो वो एक बहुत ही स्ट्रक्चर्ड मैनर के अंदर प्रिसीजन स्ट्राइक्स करके सब कुछ खत्म करती है। और जो पहले तो वो देखते भैया कहाँ कहाँ मेन लोग कहाँ पर है, अच्छा अवध के अंदर मेन सेंटर बन रहा है, ठीक है, बिहार के अंदर बन रहा है, यहाँ पर कौन कौन है, इनकी क्या कमी है, बिल्कुल स्ट्रक्चर्ड मैनर के अंदर ही करेगी। सबसे पहले सबसे काम करेगी, कानून निकालेगी। कोई भी अगर ऐसे गतिविधियों में पकड़ा गया तो उसको फांसी लटका दिया जाएगा, ठीक है। कानून निकालकर फिर ये करते थे काम, ऐसे बिना कानून के नहीं करते थे, आर्बिट्रीनेस नहीं था, रूल ऑफ लॉ वाज देयर, पर लॉ ही ऐसे बनाते थे, ड्रैकोनिक लॉस। तो पहले तो ये लॉ बनाएंगे बैठकर सारे के सारे कि भाई देखो 10-15 लॉ निकाल देते हैं, ऐसा करोगे तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा करोगे तो ऐसा हो जाएगा। फिर बाहर से इंग्लैंड से बोलेंगे भाई तुम फोर्सेस भेज दो, यहाँ पे तो समझ नहीं रहा क्योंकि यहाँ के सिपाही तो वहां से इंग्लैंड से फोर्स आती है, तो सारी कहानी पलट जाएगी, ठीक है। पास न्यू लॉ सो दैट द रेबल्स कुड बी कन्विक्टेड विद दीज, मूव्ड इनटू द स्टॉर्म सेंटर्स ऑफ द रिवोल्ट, दिल्ली वर रिकैप्चर्ड फ्रॉम द रेबल फोर्स इन सितंबर 1850। सितंबर आता था तो दिल्ली को वापस से रिकैप्चर कर लिया। अब तक तो अपन ने समझा था कि भैया कैसा हुआ चला, राइट। अब धीरे धीरे सारे अपने फाइटर्स मरेंगे, ठीक है। चलो आ जाओ समझते हैं। कानपुर में कर्नल कैंपबेल, ठीक है, ऑक्यूपाइड कानपुर। अब देखो अपन ने नाना जी की फोटो याद करी थी ना, बड़े बड़े कान थे, उसके यहाँ पे इन्होंने बैल और लटका रखी है, कैंपबेल है ना, ये भी याद करना पड़ेगा। कानपुर में ब्रिटिशर्स का कौन सा था, कैंपबेल, ठीक है। नाना साहेब डिफीटेड एट कानपुर, एस्केप टू द नेपाल। नेपाल जाने के बाद ऐसा लगा कि वापस लौट कर आएंगे, कभी लौट कर नहीं आए, आज भी वो नेपाल में है, ऐसा मानकर चलते हैं, राइट। तो नाना साहेब जो थे वो कानपुर से लड़ रहे थे, कानपुर में आया कैंपबेल, बैल घंटी बांध कर आया, ठीक है, घंटी बांधी कानों में नाना जी के, राइट। इस तरह से आपको याद रखना। झांसी के अंदर रानी झांसी हैड डाइड ऑन द बैटलफील्ड अर्लियर इन जून 1858, है ना। दिल्ली कैप्चर हो गया था सितंबर 1857 में, ये भी याद रखे आप, है ना। बहादुर शाह जफर को रंगून भेज दिया था, ठीक है, ये भी बताएंगे अभी आपको। बट उसके बाद भी रानी झांसी तो लड़ती रही, राइट। और जून 1858 के अंदर उनकी डेथ हुई। अब रानी लक्ष्मीबाई, रानी झांसी की रानी को रोज दिया था उन्होंने, है ना, रोज उसकी कब्र पे रख कर आए थे, ठीक है। क्यों रख के आए थे, क्योंकि उनको ऐसा लगता था ये बहुत ही फियरलेसली ये लेडी लड़ी। और उन्होंने कहा कि ब्रिटिशर्स के अंदर, ब्रिटिशर्स ने इस तरह से कहा था कि भाई रानी लक्ष्मीबाई जैसी लड़ी ना, वैसा कोई भी नहीं लड़ा है, राइट। और रानी लक्ष्मीबाई मतलब
कोई भी मतलब इसको लेडी ना बोल के हम इसको मैन फियरलेसली मैन की तरह ही लड़ी, इस तरह से उनको बोला गया। तो झांसी वाज रिकैप्चर्ड थ्रू द असल्ट ऑफ द सर यू रोज। तो रोज से याद रख लोगे, झांसी की जो डेथ हो गई थी उसके बाद ये रोज चढ़ाए गए ब्रिटिशर्स के द्वारा, क्योंकि बहुत अच्छे से ही लड़ी। तो रोज आपको याद रखना है, वो रोज बाय 1859। By the end, British counter-offensive, most prominent rebel leaders has been eliminated. कुंवर सिंह साहब जो थे, ठीक है, who revolted in Bihar died in April 1858 from the battle wounds. बख्त खान जो थे, दिल्ली से जो थे, right? Chief military commander of the rebels at Delhi escaped after the fall of the city, but died a few years later in the around 1860. 1860 के आसपास ही मरे, right? ऐसे बोला भूख से मर गए, ठीक है, तड़प तड़प के। खान बहादुर खान of Bareilly, a leading figure in the Rohilkhand, was captured and executed by the British in 1860. Rao Sahib, the brother of Nana Sahib and an important leader at Kanpur, was captured and executed in 1859. Maulvi Ahmadullah Shah, right, one of the most influential leader in the Awadh, ठीक है, was killed in 1858 by the local ruler allying with the British. The death and removal of these leaders effectively shattered organized resistance, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरह से आप इसके अंदर देखते हैं, राइट। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। अब कुछ लोगों ने क्या करा, ब्रिटिशर्स का साथ दिया, कुछ थे गद्दार। अब गद्दारों के नाम आपको याद रखना है, ठीक है, बिकॉज दिस कैन बी आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन। तो सबसे पहले तो सिंधियाज, अब ये तो आपको पता है सिंधियाज का क्या इतिहास था, ठीक है। ग्वालियर के सिंधियाज जो थे ना, उन्होंने ब्रिटिशर्स का साथ दे दिया, बोले हम तो आपके साथ खड़े हैं, बताओ किसको मारना, इंडियंस को ही मार दिया इन्होंने, इसलिए आज भी इनको गद्दार कहा जाता है, ठीक है। सिंधियाज को मैंने आपको बताया था, ज्योतिरादित्य सिंधिया जो है उनको गद्दार बोला जाता है, राइट। होलकर फ्रॉम द इंदौर, होलकर वो ड्रिल मशीन की जगह, ड्रिल मशीन पहले ब्रिटिशर्स की साइड करते थे, अब अपने लोगों की साइड ही कर दी उन्होंने, ठीक है। कुछ रूलर्स जो थे, है ना, पटियाला, सिंध एंड 6 चीफटेन्स, ठीक है, ऐसा नहीं कि पूरे के पूरे लोग ही, राइट। कुछ रूलर्स जो थे ना वहां से पंजाब की साइड से, उन्होंने भी, महाराजा ऑफ कश्मीर जो थे, ठीक है, उन्होंने भी क्या करा, ब्रिटिशर्स का ही साथ दिया। बिग जमींदार्स, मनी लेंडर्स एंड मर्चेंट्स saw their class interest better protected under the British patronage। कुछ लोग सोचते थे कि यार ये नहीं होते तो हम नहीं होते, राइट। तो ये लोग जो थे, वैसे तो कुछ जमींदार्स, मनी लेंडर, जमींदार्स जो थे स्पेशली, उन्होंने रिवोल्ट करा ब्रिटिश पर, कुछ बिग जमींदार्स जो लॉयल थे ब्रिटिशर्स की तरफ। एजुकेटेड इंडियंस व्यू दिस रिवोल्ट, और कुछ हमारे इंटेलेक्चुअल लोग, है ना, जिसको इंटेलेक्चुअल लिबरल्स, अब लिबरल्स का अलग सोचना था, ये कहते थे यार ब्रिटिशर्स आए हैं ना तो भारत के अंदर तरक्की क्यों हो रही है ना। ये लिबरल्स हमेशा उल्टा ही सोचते हैं, पता नहीं, ज्यादा इंटेलेक्चुअल होना भी दिक्कत हो जाता है। ये बोलते थे देखो ब्रिटिशर्स हमारे यहाँ पे कितना तो डेवलपमेंट कर रहे हैं यार, रेलवेज लेकर आ गए, ये ले आते कि राजा महाराजा रेलवेज, और मॉडर्न लॉ सिस्टम लेकर आ रहे हैं, इक्वलिटी, राइट टू इक्वलिटी पहले था क्या, रूल ऑफ लॉ था क्या पहले महाराज की जाओ ना कहो तो सर कलम हो जाते थे, ठीक है। कभी महाराज को गुस्सा आता था तो सर कलम कर देते थे, कभी खुश हो जाते तो प्राइज दे देते थे, माला वाला। तो ये सोचते थे कि, और बोलते थे कि भाई देखो कि अगर हम देखेंगे तो मॉडर्नाइजेशन अगर हमको करना है तो ब्रिटिशर्स का होना जरूरी है। राजा महाराजा तो एक तरह से क्या है, बैकवर्ड लुकिंग है। तो इंटेलेक्चुअल लिबरल्स जो थे वो साथ में नहीं थे, वो ब्रिटिशर्स के साथ में थे, ठीक है। तो हमारे पास कोई ऐसी इंटेलेक्चुअल, देखो कोई भी रिवोल्ट होता है, अगर आप कोई भी रिवोल्ट उठा के देख लो, फ्रेंच रिवोल्यूशन देख लो, अमेरिकन रिवोल्यूशन देख लो, इंटेलेक्चुअल प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन दैट, ठीक है। अब यहाँ पे तो इंटेलेक्चुअल क्या है, ब्रिटिशर्स के साथ है ना। कॉफी पी रहे हैं, कॉफी पीते पीते बोल रहे हैं ब्रिटिशर्स आर गुड पर्सन्स, ठीक है, दे ब्रिंग द मॉडर्निटी, the modern laws, they are bringing the modern laws. These Raja Maharajas are what? Are the backward looking. As they are conservative peoples. Britishers forward looking people. They are liberals. Right? इस तरह से बातें करते थे, है ना। तो और उधर लड़ाई हो रही है, रानी लक्ष्मीबाई उधर लड़ रही है, और ये इस तरह। Viewed this revolt as a backward looking, supportive of the feudal orders and a reaction of the traditional conservative forces to the modernity. These peoples had high hopes that the British would usher in the area of the modernization. सबसे बड़ा रीजन ये भाई साहब, इन भाई साहब को पता नहीं कि मेरे को करना क्या है, ठीक है। तो ये हमेशा वैसिलिटेट रहे, ठीक है, मतलब इधर उधर पेंडुलम की तरह घूमते रहे, राइट। बहादुर शाह जफर who took refuge in the Humayun tomb after the fall of the Delhi was captured by the Britishers. ब्रिटिशर्स के द्वारा इनको कैप्चर करा गया, और उनको कैप्चर करने के बाद उनको कोर्ट के अंदर मतलब ट्रायल्स पे रखा गया इनके अंदर, राइट, और सेंटेंस टू द लाइफ इम्प्रिजनमेंट। बोले भाई तेरे क्या दिक्कत हो गई थी, तू अच्छा खासा मर जाता, लोग तेरे को याद रखते ऐसे, पर तू अलग ही। बहादुर शाह जफर बोले भाई तुम समझो ही नहीं, तुम मेरी वाइफ को बुलाओ नहीं, ठीक है, वाइफ बेगम जीनत महल, ठीक है, इधर आओ, बताओ उसको उस दिन क्या हुआ था। बोले अरे ये तो वैसे डर गए थे, गेट ही मैंने खोला था साहब,
है ना, और वो लोग इतने तो ये आपके साथ ही थे पर दिल आपके साथ था पर दिमाग उनके साथ चला गया, राइट। तो ही एंड हिज वाइफ बेगम जीनत महल सॉरी वर सेंट टू द प्रिजन इन द रंगून इन अक्टूबर 1858। एक गाना है ना, मेरे पिया गए रंगून, वहां से किया है टेलीफोन कि तेरी याद सताए, राइट। अब इसको फोन करने की जरूरत नहीं क्योंकि साथ में गई है बेगम जीनत महल, ठीक है। बहादुर शाह जफर डाइड इन द रंगून जेल इन नवंबर 1862 के अंदर वो जेल के अंदर मर जाता है, राइट। Recapture of Delhi, however, did not mean that the rebellion died down after that. कि 1850 सितंबर 1857 के अंदर रेबिलियंस को ये रिकैप्चर दिल्ली का कर लिया, बट पीपल कंटिन्यू टू रेजिस्ट एंड बैटल द ब्रिटिश। द ब्रिटिश हैड टू फाइट फॉर द 2 years, 2 साल और लग गया उनको, है ना। 1860 के अंदर पूरा सिस्टम सही बना। टू सरप्राइज द मैसिव फोर्सेज ऑफ द पॉपुलर रेबिलियंस, लखनऊ वाज टेकन इन द मार्च 1850। लखनऊ तो 1858 मार्च के अंदर लिया गया। रानी लक्ष्मीबाई, अब ये जो लोग हैं ये लड़ रहे हैं, दिल्ली कैप्चर हो गया, वहां पता चल गया बहादुर शाह जफर को रंगून भेज दिया, फिर भी लड़ रहे हैं। रानी लक्ष्मीबाई वाज डिफीटेड एंड किल्ड इन द जून 1858। सिमिलर फेट अवेटेड रानी अवंतीबाई, who after initial victory in the Kheri chose to embrace death when surrounded by the British on all sides. Tantibai escaped to the jungles to central India and continued to fight a guerrilla war with the support of the many tribals and the peasant leader. ठीक है, he was captured, killed, tried and killed in the April 1859. Just as the victories against the British and the earlier encouraged rebellions, the defeat of the rebel forces encouraged desertions. तो स्टार्टिंग में तो बड़े मजा आते और सब साथ में, अब जैसे ही पता चला अरे भाई रानी लक्ष्मी मर गई, अरे भाई वो भी मर गया, अरे भाई कुंवर साहब भी मर गए, ठीक है, सब मर गए, मौलवी साहब भी मर गए, सब निकल लिए, तो फिर लोग एकदम से डिसअपॉइंट हो जाएंगे और ब्रिटिश की सांस के अंदर सांस आएगी। आल्सो ट्राइड देयर बेस्ट टू विन द बैक द लॉयल्टी ऑफ द पीपल, ठीक है। फिर ब्रिटिशर्स कहेंगे जो भी हमारे वफादार थे, वफादार को इनाम दिया जाए। तो जो लैंडलॉर्ड, जमींदार और जो राजाज लड़े थे ब्रिटिशर्स के साथ, उनको बहुत सारी जागीरें दी गई, लैंड दी गई, उनको खूब सारा, और जिन्होंने गद्दारी करी, ठीक है, ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में, उनको सरेआम फांसी दी गई, राइट। तो दे अनाउंस रिवार्ड्स फॉर द लॉयल लैंड होल्डर्स वुड बी अलाउड टू कंटिन्यू टू एंजॉय द ट्रेडिशनल राइट्स ओवर देयर लैंड्स। Those who had rebelled were told that if they submitted to the British and if they had not killed any white people, they would remain safe and their rights and the claims to the land would not be denied. Nevertheless, 100 of the Sipais, rebels, Nawabs and Rajas were tried and hanged. ठीक है, I hope this is clear. तो यहां तक अपन ने पढ़ लिया कि किस तरह से ब्रिटिशर्स कम बैक और ब्रिटिशर्स फाइट, है ना, और ब्रिटिशर्स वॉन दिस बैटल, राइट। आई होप दिस इज क्लियर। अब ये आता है कि व्हाई रिवोल्ट फेल्ड। रिवोल्ट इतना सही चला था, फिर फेल कैसे हो गया? तो पहला इसका रीजन है लीडर्स वर इन कंपल्शन रेदर देन कन्विक्शन। कोई एक कन्विक्शन नहीं था। अब देखो ऐसी लाइन लिख दोगे तो काम बन जाएगा तुम्हारा मेंस के अंदर। ये मैं आपको बता रहा हूँ, ये मॉडर्न हिस्ट्री आपका मेंस और प्रीलिम्स दोनों का हो जाएगा, ठीक है। ये आपके लिए बेस्ट रहेगा मॉडर्न हिस्ट्री वाला कोर्स जो है, राइट। प्रीलिम्स का तो हो ही रहा है, मेंस का भी हो जाएगा इसके अंदर। फिर अपन बाद में प्रीलिम्स के बाद, प्रीलिम्स होने के बाद आप लोगों को, क्योंकि मेरे को पता है कि ज्यादातर बच्चों का प्रीलिम्स अच्छा ही होगा, तो उनके मेंस के कोर्स निकालने होंगे, तो उसमें आंसर राइटिंग मैं इसके अंदर आपकी करवा दूंगा, है ना, विद सेम कंटेंट आप आंसर राइटिंग इसके अंदर कर सकते। Rani Lakshmibai of Jhansi wanted the company to recognize her adopted son as the heir of the kingdoms after the death of her husband. इनका एक पर्सनल रीजन था। अगर ये रीजन सक्सेसफुल हो जाता तो हो सकता था ये नहीं लड़ती। तो इनको कोई कन्विक्शन नहीं था, कंपल्शन, आउट ऑफ कंपल्शन। वो कई बार रिक्वेस्ट भी कर चुकी, देखो भाई मत करो मत करो मत करो, राइट, फिर लड़ना पड़ेगा, क्या मतलब है, ब्रिटिशर ने कहा लड़ लो देख लेंगे तुमको, राइट। इस तरह से इनकी क्या दिक्कत थी? पेशवा बाजीराव सेकंड के सन जो थे प्लीडेड दैट ही बी गिवन हिज फादर्स पेंशन व्हेन द लेटर डाइड, कि पापा जी की डेथ हो गई, पेंशन मेरे को दे दो। अगर इनको पेंशन दे देते ना तो हो सकता था ये नहीं लड़ते। तो इनके अंदर कोई कन्विक्शन नहीं था कि ब्रिटिशर्स को हराना है, ये सब चीजें। कन्विक्शन तो इनके पर्सनल रीजंस थे। समझ में आ रहा है? इन भाई का पर्सनल रीजन है। हाउएवर द कंपनी कॉन्फिडेंट टू इट्स सुपीरियरिटी इन द मिलिट्री पावर्स टर्न डाउन दिस प्लीज, कि भाई तेरे को कोई पेंशन वेंशन नहीं मिलेगा। अगर पेंशन मिल जाती हो सकता था उधर लड़ लेते, ठीक है। एक अपने सबसे बड़े बहादुर शाह जफर, इनके बारे में तो आपको समझ में आ रहा है, ठीक है। बहादुर शाह जफर फैसिलिटेटेड कि कब यहां पर रहे, यहां रहे। फिर एक है लैक ऑफ रिसोर्सेज। हमारे पास रिसोर्सेज की कमी थी। नो सोर्स ऑफ आर्म्स एंड एम्यूनिशन, कोई सोर्स ऑफ आर्म्स एंड एम्यूनिशन हमारे पास नहीं थे। नो क्विक सिस्टम ऑफ कम्युनिकेशन एट देयर कमांड, ठीक है। कोई हम तलवार लेके नहीं कूद पड़ते थे, राइट, इतना था ही नहीं। कुछ कुछ लूट के लाए थे वो राइफल वाइफल, उनसे काम नहीं चला, थोड़े दिनों में खत्म हो गया उनकी गोलियां, ठीक है। कोई क्विक सिस्टम ऑफ कम्युनिकेशन नहीं था। भाई रोटी के ऊपर लिख कर देते थे कि भाई आज यहां पर अटैक होगा, राइट, और वो रोटी पहुंचती थी रेलगाड़ी से चलते चलते चलते, जब तक पहुंचती थी तब में तो अटैक हो भी जाता था, हार भी जाते थे। तो कोई क्विक सिस्टम ऑफ कम्युनिकेशन नहीं था।
प्लस हमारे पास सर्टेन सेक्शन जो है उसने सपोर्ट नहीं करा, जैसे कि भाई मर्चेंट्स, इंटेलिजेंशियाज, इंडियन रूलर्स और ये सब चीजें अपन मीटिंग्स वर ऑर्गेनाइज इन द कलकत्ता एंड बॉम्बे बाय देम टू प्रे फॉर द सक्सेस ऑफ द ब्रिटिशर्स। ये भगवान ब्रिटिशर्स को जिता देना, ऐसा मत करते ब्रिटिशर्स हार जाए। प्रेयर कर रहे हैं लोग इंडियंस होकर, राइट। ऑलमोस्ट हाफ द इंडियन सोल्जर्स नॉट ओनली डिड नॉट रिवोल्ट बट फाउट अगेंस्ट देयर ओन कंट्रीमैन, है ना। जब कैप्चर कर रहे थे दिल्ली को रिकैप्चर जब कर रहे थे ना, तब आप देखेंगे 1700 ब्रिटिश ट्रूप्स वर देयर एंड 3200 इंडियंस वर देयर। वहीं इनकी गिग्गिया बन जाती अगर ये जो थे 3200 इंडियंस एकदम से बंदूक की साइड चेंज कर देते। तो आप यहां पर देखो, जो दिल्ली को कैप्चर करने के लिए भी इनके पास फोर्सेज होती है, वो इंडियन फोर्सेज ही थी। दिल्ली कैप्चर नहीं होता इनसे अकेलों से। अरे 1700 ब्रिटिशर्स सोचते यार लेट्स फाइट अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स, लेट्स फाइट विद सपोर्ट विद द इन सपोर्ट ऑफ द रेबल्स, तो हो जाता है इनका काम, पर ऐसा नहीं हुआ, राइट। इन रिवोल्ट द लोअर कास्ट डिड नॉट शो द एनी एक्टिव सिंपैथी फॉर द रेबेलियंस, है ना। कोई लोअर कास्ट वाले सोचते थे यार भाई इनसे अच्छे तो ब्रिटिशर्स ही हैं, ये जो ब्राह्मण हमारे साथ अत्याचार करते हैं, कम से कम ब्रिटिशर्स अनटचेबिलिटी तो नहीं करते, समझ में आ रहा है। तो उनकी अलग समस्या थी, उन्होंने कहा देश आजाद हो गया तो फिर दिक्कत हो जाएगी, इनके हाथों में सत्ता चल गई तो वापस से दिक्कत होगी। तो इन्होंने ऐसे कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाया, और रेबिलियंस, क्योंकि रेबिलियंस इनके साथ बहुत बुरा जो थे ये अपर कास्ट के लोग और ये सब, तो बहुत बुरा बर्ताव करते, तो ये इन्होंने पार्टिसिपेट नहीं करा, राइट। और कहीं जगह तो ये ब्रिटिशर्स के साथ लड़े, ये भी एक रीजन है, राइट। दलित्स हैव नॉट पार्टिसिपेटेड, बट उनका रीजन थोड़ा सा जेन्युइन इस तरह से बन जाता है कि भाई उनकी लाइफ बड़ी मिजरेबल थी, और ब्रिटिशर्स से उनको ये आस थी कि ये मॉडर्न सिस्टम लेकर आएंगे, कम से कम अनटचेबिलिटी तो नहीं रखेंगे, है ना। तो देयर वाज नो यूनिटी इन दैट डायमेंशन, देयरफॉर द सोल्जर्स इन द बॉम्बे एंड मद्रास आर्मी, ठीक है, व्हिच हैड रिक्रूट्स फ्रॉम द लोअर कास्ट रिमेन्ड लॉयल टू द ब्रिटिश गवर्नमेंट। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन, राइट। अब यहां पर देखो, ब्लोइंग अप ऑफ द कश्मीरी गेट जो था, राइट, उसको ब्लो अप करा था, वाज कंडक्टेड बाय द 6 ब्रिटिश ऑफिसर्स, 24 इंडियंस, ऑफ whom 10 वर पंजाबीज एंड 14 वर फ्रॉम द आगरा एंड अवध। समझ रहे। तो जो भी इंपॉर्टेंट, अब देखो बिना भारतीयों के तो ये नहीं जी सकते थे, पर भारतीय सारे साथ में नहीं थे ना। अब कुछ लोगों ने इनके बारे में कुछ कहा है, डिफरेंट इंटरप्रिटेशन है। टेलर है, उन्होंने कहा है सिपाही मिटे नहीं कह सकते इसको। आउटराम, ठीक है, ब्रिटिश के कोई ऑफिसर थे, ये क्या कह रहे हैं, मुस्लिम कॉन्स्पिरेसी अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल। टी.आर. होम्स ये कह रहे हैं क्लैश बिटवीन द सिविलाइजेशन एंड बार्बिज्म, ठीक है, जहां पे सिविलाइजेशन ब्रिटिशर्स को बोल रहे हैं और बार्बिज्म राजा महाराजा उसको बोल रहे हैं, राइट। डिजरायली नेशनल अपराइजिंग, वी.डी. सावरकर बोल रहे हैं फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, आर.सी. मजूमदार बोल रहे हैं नाइदर फर्स्ट नॉन नेशनल वॉर ऑफ द इंडिपेंडेंस, ठीक है। बिपिन चंद्रा बोल रहे हैं इसके अंदर पॉपुलर अपराइजिंग। इरफान हबीब, ये हिस्टोरियंस हैं, ठीक है, डिफरेंट फॉर द डिफरेंट पीपल्स बट हैड नेशनल इन इट्स नेचर, गुड दैट वी लॉस्ट, ठीक है। तो इरफान हबीब ने कहा कि अच्छा हुआ कि हम हार गए, ठीक है। तो इस तरह से आपको इनके भी याद रखना है, ये प्रीलिम्स में पूछे जा सकते हैं। इन 1858 एन एक्ट वाज पास बाय द ब्रिटिश पार्लियामेंट। 1857 के बाद 1858 के अंदर ब्रिटिश पार्लियामेंट एक्ट पास करती है, एक्ट ऑफ गुड गवर्नेंस, और इसमें ये बोलते हैं, हथेली में चांद दिखाएंगे आपको, हथेली में चांद दिखाते हुए ये क्या बोलते हैं, ऐसे बोलते हैं कि भाई देखो गलती की माफी हो गई, हमने कुछ नहीं करा है, ये लोग जो थे ईस्ट इंडिया कंपनी वाले, ये तुम्हारे लिए ऐसी पॉलिसीज बना दे जिससे तुम भड़क गए, हमारी कोई गलती नहीं है इसके अंदर, अब हम डायरेक्टली रूल करेंगे। कंपनी रूल एंड हो जाता है, मैंने आपको बताया था कंपनी का रूल एंड हो जाएगा, और इसके अंदर जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर से बोर्ड ऑफ कंट्रोल था, उन सबकी पावर उठा के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को दे दी जाएगी, और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के अंदर 15 मेंबर्स इसके अंदर होंगे, राइट। ये सब चीजें आपको इसके अंदर मैंने समझा चुका हूँ, राइट। ये सब चीजें अपन ने पढ़ रखी है, गवर्नर जनरल इन इंडिया क्या होगा, वायसराय क्या होगा, ये सब चीजें अपन ने पढ़ी, राइट। अब क्या होता है, क्वींस का प्रोक्लेमेशन आता है एक, है ना, 1858 के अंदर, और वो बोलते हैं कि अब हम कोई भी स्टेट को अनेक्स नहीं करेंगे, समझ में आ रहा है, कोई भी स्टेट को अब हम अनेक्स नहीं करेंगे। नो कन्वर्जन बाय फोर्स, कोई भी फोर्सफुली कन्वर्जन नहीं होगा। अब वो समझ गए थे कि भैया ये देखो रिलीजियस सेंसिबिलिटीज इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर देम, और नो डिस्क्रिमिनेशन इन रिक्रूटमेंट ऑफ द सर्विसेज के अंदर, और पर्टिकुलरली आर्मी के अंदर रिक्रूटमेंट लेवल पर कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। इसके अलावा क्वींस प्रोक्लेमेशन में वफादार को इनाम मिलेगा। मोस्ट ऑफ द इंडियन प्रिंसेस हैड नॉट ओनली रिमेन लॉयल टू द ब्रिटिश बट हैड एक्टिवली एडेड द लेटर इन सप्रेसिंग द रिवोल्ट, राइट।
Moreover, the experience of the revolt had convinced the British authority that the princely state could serve as a useful ally. यहाँ पर तो ये पता लगा कि ये जो princely state है इन्होंने हमारा बड़ा साथ दिया राजा महाराजाओं और इसके अंदर, ठीक है, ज्यादातर ने. एंड कभी भी कोई पॉपुलर अपोजिशन होगा तो दे कैन एक्ट एज ए बफर. समझ में आ रहा है? ये बफर की तरह कर सकते हैं. ये राजा महाराजाओं को हमको अपनी साइड ही रखना होगा. इसलिए प्रिंसली स्टेट को खूब हम क्या करें, आराम से महाराज की जय हो, ये आ जाएगा हमारे सामने तो हम भी महाराज की जय हो बोल देंगे, राइट. क्योंकि देखो ब्रिटिशर्स एक ऐसी कौम है जिसको भारतीयों के बारे में कुछ नहीं पता. तुम सोच कर तो देखो एक बार, बाहर के यूरोपियंस आए कुछ, ठीक है, और पूरे देश को एक तरह से कब्जा लिया. इनको कुछ नहीं पता देश के बारे में, लैंग्वेज क्या है, कल्चर क्या है, व्हाट एवर वीकनेस, व्हाट इज अवर स्ट्रेंथ, कुछ नहीं पता उनको. फिर भी 200 साल रूल करके चले गए. सोच कर देखो, लैंग्वेज तक नहीं आती इनको, बात कैसे करें ये नहीं पता इनको. पर दिमाग तो है ना, फिर भी दिमाग है. और दिमाग के कारण ऐसे सिचुएशन होते हुए भी दिमाग के कारण ही जीत गए. इन्हें पता था शुरू से कि भाई हम कुछ ही जगह पर रूल करेंगे, बाकी सब जगह पे राजा महाराजाओं को रहने देंगे. ऐसे लड़ते रहेंगे तो राजा, अगर राजा महाराजाओं से लड़ते रहते ना तो ये हार जाते 1857 का. तो इन्होंने कहा कि भाई इनका ईगो हर्ट नहीं करना, इनको प्रिंसली स्टेट बनाकर दे दो, महाराज की जो 4 बार हम भी बोल देंगे और इनका ईगो सेटिस्फाई रखेंगे. और 1857 के रिवोल्ट के बाद तो इनकी इंपॉर्टेंस, इनको असली इंपॉर्टेंस पता चली कि भाई कमाल की हो गई. इनको तो पता है ना क्या लैंग्वेज है, इनको तो पता है क्या वीकनेस है, इनको तो पता है क्या स्ट्रेंथ है, इनको तो पता है कि क्या इनका नेचर है, इनको तो पता है कि इनका क्या कैपेबिलिटीज है. ये संभालेगा इनको, हम इनको संभाल लेंगे बस, और ये हमें संभाल लेंगे. ये इनको क्लियर हो गया, ठीक है. और इन्होंने कुछ रिलैक्सेशन दे दिया इनको प्रिंस स्टेट को कि वाह भाई यार तुम लोग नहीं होते ना तो आज हम नहीं होते. Before 1857, the British availed every opportunity to annex the princely state. This policy was not amended. पहले तो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के थ्रू और ये एनेक्सेशन कर लेते थे, ठीक है, मिस गवर्नेंस के थ्रू हर चीज तिकड़म बिठा के एनेक्सेशन कर रहे थे, करे जाते. अब इनको समझ में आ गया भाई प्रिंसली स्टेट ये बड़े इंपॉर्टेंट है हमारे, इनको एनेक्स करके हम जाएंगे कहाँ. द राइट ऑफ प्रिंसेस टू अडॉप्ट देयर हायर्स, ठीक है, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स को हटा दिया गया, ठीक है, लैप्स हो गई वो, वुड बी रेस्पेक्टेड एंड द इंटीग्रिटी ऑफ देयर टेरिटरी ग्रांटेड अगेंस्ट द फ्यूचर एनेक्सेशन. क्योंकि इनको खुद बोलना पड़ गया कि भाई कोई एनेक्सेशन नहीं करेंगे हम, सॉरी गलती की माफी, तुम तो लोग तो बड़े अच्छे थे, तुम तो हमारे बड़े सेवक आदमी हो, तुम्हारे बिना तो हम जीत ही नहीं पाते, और तुम हो तो हम हैं, राइट. प्रिंसली स्टेट है तो उनको इंपॉर्टेंस पता चल गई प्रिंसली स्टेट की, मजे हो गए. ऑन द अदर हैंड सम ऑफ द ओल्ड पॉलिसीज वर अप्लाइड इवन आफ्टर द रिवोल्ट 1857. जैसे प्रिंसेस वर मेड टू एक्नॉलेज ब्रिटेन एज पैरामाउंट पावर, ये तो होगा. 1876 के अंदर क्वीन विक्टोरिया एज्यूम्ड द टाइटल ऑफ द एम्प्रेस ऑफ द इंडिया टू एम्फसाइज ब्रिटिश सोवरेनिटी, कि मैं एम्प्रेस हूं, अब एम्प्रेस इंडिया की भी हूं रानी, राइट. इस तरह से उन्होंने करा. तो ये सब कि भाई इनके ऊपर ये वाली पॉलिसीज तो चलती रही, ठीक है, बट इनको बहुत सारे रिलैक्सेशन दे दिए. ब्रिटिश क्लेम द राइट टू सुपरवाइज द इंटरनल गवर्नमेंट ऑफ द प्रिंसली स्टेट्स. दे नॉट ओनली इंटरफेयर इन द डे टू डे रेजिडेंट्स के थ्रू कर रहे हैं, बट उसके लिए वो ओके है, प्रिंसली स्टेट्स को उससे कोई दिक्कत नहीं होगा. बस ये हमको अनेक्स मत करो भाई, ये सिस्टम चलने दो, कोई दिक्कत नहीं है, तुम उधर रूल कर हम इधर कर रहे हैं, जितना आप दे सकते हो हमें दे दो. तो दैट इज विन विन सिचुएशन फॉर बोथ ऑफ देम. और ये ब्रिटिशर्स अच्छे से समझ गए थे कि भाई प्रिंसली स्टेट्स के बिना, तो आप सोच कर देखो पता नहीं कैसे ये पॉलिसी मेकिंग करते थे, कितना दिमाग लगा देते थे. देखो लड़ने से कुछ नहीं होता है, मैं आपको बता रहा हूँ, दिमाग दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. लड़ाई कर लो, मार लो, पीट लो, नहीं, दिमाग लगाकर आप गेम खेल लो. दिमाग जो है ना दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. ये बहुत ऐसी चीज दे दी हमको कि और किसी चीज की जरूरत ही नहीं है, ठीक है. तो आपके अंदर दिमाग है तो आप चीजों को अच्छे से हैंडल कर सकते. चलो क्वेश्चन करो.